प्लीज लाइक द वीडियो, थैंक यू। अचानक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। सभी चौंक कर आवाज की सिमत देखने लगे। उधर से धुआं उठ रहा था। यूगो हंटर ने चीख कर कहा, अरे गजब हो गया, ये किसने धमाका किया है? अब तो इधर के पिंजरे भी जमीन से उखड़ जाएंगे। वो दरिंदे जो दूसरे तीसरे धमाकों के बाद पिंजरों से निकलकर वहीं तबाहशुदा मकान के पास रह गए थे, आजाद हो जाएंगे। इधर के पिंजरे टूटने के बाद बस्तियों का रुख करेंगे, भागो यहां से। फिर तो भगदड़ मच गई। यूगो हंटर को फौरन अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि उसे इतनी जल्दी भागने का हुक्म नहीं देना चाहिए था। वह फिर चीख चीख कर कहने लगा, पहले इस जख्मी को उठाओ, हमें गाड़ी तक पहुंचाओ। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि बस्ती वाले गाड़ी ले आए थे। उसके वफादारों ने बिल्बा को उठाया, फिर उसे और मरजाना को गाड़ी तक ले आए। बिल्बा को पीछे जीप में डाल दिया गया। मरजाना के हाथ उसी तरह बंधे हुए थे। वो भी जीप के पिछले हिस्से में बैठ गई। यूगो हंटर ड्राइविंग सीट पर आया। उसके साथ एक मुसल्ला जवान बैठ गया। दो आदमी मरजाना के साथ बैठ गए। हंटर ने अच्छी तरह ताकीद की थी कि मरजाना से गाफिल ना होना। जब वो गाड़ी चलने लगी तो शेरों और दूसरे दरिंदों की आवाजें सुनाई देने लगी। यकीनन वो सब आजाद हो गए थे, अब पूरे जजीरे में फैलने वाले थे। जंगली दरिंदों के आजाद हो जाने से लोगों में दहशत फैल गई। सब सर पर पांव रखकर भाग रहे थे। यूगो हंटर ड्राइव करने के दौरान उन भागने वालों के दरमियान से गुजरते हुए चीख चीख कर कह रहा था, फौरन बस्ती की तरफ जाओ। जो लोग जिस बस्ती में पहुंचे वहां की गाड़ियां लेकर दूसरी बस्ती में जाओ। तमाम लोगों को खतरे से आगाह करें और उन्हें हथियार सप्लाई करें ताकि जजीरे के बच्चे बच्चे की हिफाजत की जा सके। मैं परेशानी में मुब्तला हो गया। सोचा था अब मरजान और बिल्बा की तरफ से इत्मीनान हो जाएगा तो दूसरी तरफ जाऊंगा। यहां तो कुछ और तरह का रंग हो गया था। एक तरफ मरजाना को हिरासत में ले लिया गया, दूसरी तरफ जंगली दरिंदे ऐसी तबाही मचाने वाले थे कि मैं टेलीपैथी के जरिए कुछ नहीं कर सकता था। जो कर सकता था उसके लिए हंटर के दिमाग में पहुंचकर मालूम करने लगा। उसकी सोच ने बताया वो मरजाना और बिल्बा को यरगमाल के तौर पर रखना चाहता है, क्योंकि उसने आला बीबी और फरहाद को अपने यहाँ कैद करके और उनके लिए सौदेबाजी करके बहुत बड़ा जुर्म भी किया है और अहम ममालिक और खतरनाक तंजीमों की मुखालफत भी मोल ली है। वो सब उसका मुहासबा करेंगे। वो पूछेंगे कि उसने फरहाद और आला बीबी को राज बनाकर क्यों रखा था, उनसे बराह रास्त सौदा क्यों ना किया गया, दूसरों को फरहाद का सौदा करने की दावत क्यों दी। फिर फरहाद की पूरी टीम और बाबा साहब के इदारे के तमाम लोग उसके जानी दुश्मन बन जाएंगे। लिहाजा वो मरजाना और बिल्बा को यरगमाल बनाकर रखना चाहता था। अपनी सलामती के लिए किसी खतरनाक तंजीम से मुआहदा करना चाहता था जो मरजाना और बिल्बा के एवज उसकी हिफाजत की जिम्मेदारियां कबूल करे। हमारे कितने ही दुश्मन हैं, ऐसी कितनी ही तंजीमें होंगी जो मरजाना और बिल्बा को किसी तरह मार डालना चाहती होंगी। उनके लिए यह सुनहरी मौका होगा। वो यूगो हंटर से मुआहदा जरूर करेंगे, या फिर ऐसी तंजीमें भी हो सकती हैं जो मरजाना और बिल्बा को हासिल करके उनके जरिए मुझे और मेरे साथियों को ब्लैकमेल करें और उन्हें हमारी कमजोरी बनाकर हमसे कोई काम निकालना चाहें। मैंने मरजाना को हंटर के इरादों के मुतल्लिक बताया। वो गुस्से से बोली, क्या मैं उस कमबख्त का सर तोड़ दूं? उसका सर तोड़ने से अखरोट नहीं निकलेगा। तुम उसके सर में जलजला पैदा करो। आखिर अपनी ख्याल ख्वानी को कब तक छुपाती रहोगी? और छुपाए रखने में मसलहत क्या है? मैं इस वक्त नेपाल में हूं। मेरे चारों तरफ बहुत से दुश्मन हैं। अगर उन लोगों को ये पता चल जाए कि मेरे पास टेलीपैथी की सलाहियतें हैं तो ये लोग मुझे अपना बनाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। मैं यहां से निकल नहीं पाऊंगी, मरजाना ने कहा। मिस्टर हंटर, पूरे जजीरे में जंगली दरिंदों के खतरात मंडला रही हैं। ऐसी सूरत में तुमने मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? क्या तुम भूल गए कि हमने किस तरह अपोलो से तुम्हें बचाया था? उसके कुत्ते तुम्हें भंबोड़ कर रख देते और अपोलो तुम्हें चूंटी की तरह मसल देता। मैं मानता हूं, और तुम्हारे सनात का बदला इस तरह दे सकता हूं कि तुम एक मकान में कैद कर दूं और मेहमानों की तरह रखूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ तो खोलने का हुक्म दो। मुझे अपनी गर्दन अजीज है। मैं अपोलो का हशर देख चुका हूं। हाथों को बंदा रहने दो। मैं वादा करता हूं, मकान के अंदर पहुंचाने के बाद तुम्हारे हाथ खोल दिए जाएंगे और बिल्बा की मरहम पट्टी कराई जाएगी। मैंने कहा, मरजाना, इससे बहस न करो, हालात से समझौता करो। तुम मेरी मदद से फरार हो सकती हो, लेकिन बिल्बा जख्मी है। उसे उठाकर ले जाना मुमकिन नहीं। ब्लैक शैडो से कहो वो अपने आदमियों को हेलीकॉप्टर में यहां भेजे।
वो तो गिरगिट की तरह रंग बदल चुका है। पता नहीं अभी उसके और कितने रंग जाहिर होंगे। बहरहाल, ब्लैक शैडो हो, यहूदी सीक्रेट एजेंट जिमी फाउंडर हो, सभी तुम दोनों को यरगमाल बनाकर अपने मुल्क ले जाना चाहेंगे या अपनी तंजीम के खुफिया अड्डों में पहुंचाना चाहेंगे। वो नागवारी से बोली, तुम बड़ी बूढ़ियों की तरह मशवरे दिए जा रही हो, जैसे दुनिया भर की जहानत तुम्हारी पास आ गई है। तुम आला बीबी को हमारे हालात बताओ और उससे मशवरा लो। फरहाद से भी। वो कहते कहते रुक गई, फिर चौंक कर बोली, अरे हाँ, जब से फरहाद का सामना हुआ एक बात मेरे जहन में खटक रही है। मैं ऐसे हालात से गुजर रही हूं कि उसकी तरफ ध्यान ही न दे सकी। जरा उसके दिमाग में पहुंचकर उसे अच्छी तरह टटोल लो, क्या हो गया उसे? वो तो बिल्कुल चूहा लगता है। मैं मुस्कुराने लगा। वो कह रही थी, जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है कि फरहाद की मौजूदगी में आला बीबी ज्यादा मशवरे देती रही, ज्यादा जहानत का सबूत दिया, ज्यादा कारनामे आला बीबी ने अंजाम दिए और फरहाद बुझा बुझा सा रहा। पहले तो ऐसा ना था। इससे पहले भी टेलीपैथी की सलाहियतें उससे छिन गई थी। इसके बावजूद वह मर्द मैदान रहा। अब उसे क्या हो गया है? मैं उसके दिमाग को अच्छी तरह टटोल चुकी हूँ। वो आज भी मर्द मैदान है, लेकिन यहूदियों ने उसे ऐसी दवाएं खिलाई हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाए हैं कि वो जहनी तौर पर कमजोर हो गया है। जिस्मानी तौर पर पहले जैसी मुस्तादी नहीं रही, जरा सुस्त हो गया है। रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। वैसे ये फरहाद के मुतालिक बातें करने का वक्त नहीं है। मुझे दूसरी जगह भी महफूज रहना है, इसलिए जा रही हूँ। यूगो हंटर तुम्हें और बिल्बा को जानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने वादा किया है कि मेहमान बनाकर रखेगा, और उसका वादा इस लिहाज से दुरुस्त मालूम होता है कि वह तुम लोगों को जिंदा सलामत रखकर अपनी हिफाजत की खातिर किसी से तुम्हारा सौदा करेगा। उसके मुतालिक तफसील बता चुकी हूँ, अब जा रही हूँ, फिर आऊंगी। ये कहकर मैं मर जाने से रुखसत हो गई। तौबा तौबा, रुखसत हो गया। सोनिया खटमंडू के इसराइली सफारत खाने की इमारत में पहुंच गई थी। वहां एक कमरे में इसराइली सफीर और चंद अहम सफारती अफराद मौजूद थे। उनमें यहूदी सीक्रेट एजेंट 109 और लेडी सीक्रेट एजेंट 77 नुमाया थे। उनके दरमियान सोनिया बाहसियत एना मीरिया एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। अब तक उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल की जा चुकी थी। सबसे पहले उसके चेहरे का बगौर मुआयना किया गया। मुख्तलिफ तरीकों से उसके चेहरे को धोया गया ताकि मेकअप हो तो छुट जाए। 109 ने कहा, एना मीरिया, तुम हकीकत को झुटलाने की कोशिश न करो। तुमने मंदिर की सीढ़ियों पर उस बच्चे को अपना बेटा कहा था, जवाब दो, क्यों कहा था? सोनिया ने जवाब दिया, मुझे अपने मुल्क की सफारत खाने से राब्ता कायम करने दो, फिर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम लोगों ने मुझे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है और अपने सफारत खाने ले आए हो। मैं फ्रांसीसी सफीर से राब्ता कायम करना चाहती हूँ। 77 ने कहा, बेशक तुम फ्रांस से आई हो। हमने तुम्हारे मुतल्लिक बहुत मालूमात हासिल की हैं। फ्रांस की हुकूमत भी तुमसे नाला है। तुम्हारा शुमार दुनिया के बदतरीन स्मगलरों में होता है। हमें यकीन है फ्रांसीसी हुकूमत तुम्हारे मामले में दिलचस्पी नहीं लेगी। 109 ने फिर कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे स्मगलिंग के मामलात में मदाखलत ना करें तो तुम्हें हमारी तरफ से भरपूर ताउन हासिल होगा। तुम यहाँ से जो माल स्मगल करना चाहो आसानी से कर सकोगी। हम भी तुम्हारा साथ देंगे, बशर्ते कि हमारे सवालों का सही जवाब दो। मैंने कहा, सोनिया, मैं आ गया हूँ। अब तुम टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किए जाने का ड्रामा शुरू कर दो। सोनिया ने फौरन मेरी हदायत पर अमल किया। 109 की बात इधर खत्म हुई, उधर वो कुर्सी पर बैठे बैठे एकदम से चौंक पड़ी। फिर उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया और दीदे फैलाकर वहां मौजूद अफराद को तकना शुरू किया। शदीद हैरानी से कहने लगी, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? वो सब उसे हैरान नजरों से देख रहे थे। फिर 109 ने कहा, तुम कोई चाल चलना चाहती हो? हमें यह समझाना चाहती हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दूसरे भी आपस में उसके मुतल्लिक बातें करने लगे। मैं उनमें से एक के दिमाग में पहुंच गया। वो एकदम से कह के हलकाने लगा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। कहकहा लगाकर उसने कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। मैंने अब तक एना मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। अब इसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। ख्वामखा इससे पूछते पाछते रहोगे, वक्त ज़ाया करते रहोगे। इससे लेडी स्मगलर से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। 77 और 109 दोनों इस कहका लगाने वाले के सामने अटेंशन हो गए। 109 ने कहा, जनाब फरहाद साहब, हम आप ही की हदायत पर मादाम रसवंती को लेकर यहाँ आए थे, मगर यहाँ कुछ और ही हो रहा है। ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। जरा दिमाग पर जोर दो। वो कोहे काफ की शहजादी एक बीमार बच्चे को लेकर आई है। तुम सबका शुबा दुरुस्त है।
वो बीमार बच्चा मेरा बेटा पारस है। मैं चाहता था उसे किसी तरह माँ का दूध मिल जाए। मेरा ये मकसद पूरा हो गया। इसके लिए मुझे एना मीडिया को इस्तेमाल करना पड़ा। कोई काफ की शहजादी सबा तक किसी तौर बच्चे की माँ नजर नहीं आती थी। तुम लोगों को वक्ती तौर पर गुमराह करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब रसवंती एक महफूज मुकाम पर है और मेरे बेटे पारस के साथ है। मैं चाहता हूं तुम इस मामले में अपना हाथ उठा लो। इसमें दिलचस्पी ना लो, मैं तुम्हारे बड़ों से बात करूंगा। सोनिया बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। वो बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी जिसके जरिए मैं बोल रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, क्या वाकई तुम फरहाद अली तैमूर हो? क्या तुमने मुझे ट्रैप किया था? क्या वाकई सुबह से अब तक मेरे दिमाग पर काबिज रहे थे? ओ गॉड, कितनी अजीब सी बात है। क्या तुम एक बार फिर मेरे दिमाग में आकर मुझसे बात कर सकते हो? 109 ने सख्त लहजे में कहा, ना मीडिया तुम अपनी जगह खामोश बैठी रहो, हमें जरूरी बातें करने दो। फिर उसने कहा, फरहाद साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन यह मामला हमारे बड़ों के हाथों से निकल चुका है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक और हुकूमत मादाम रसवंती में दिलचस्पी ले रही है। अगर हमने अपने तौर पर इकदाम ना किए तो मादाम और आपका बेटा दोनों ही हाथों से निकल जाएंगे। वक्त का सबसे अहम तकाजा यह है कि हम और आप एक दूसरे पर एतमाद करें और एक दूसरे के ताउन से मादाम और पारस को यहाँ से निकाल ले जाएं। तुम उनकी फिक्र ना करो, मैंने उन्हें यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त कर लिया है। इसराइली सफीर ने पहली बार मदाखलत की। मिस्टर फरहाद अली तैमूर, हम अपनी हुकूमत की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ से मजबूर हैं। हमें हर हाल में मादाम रसवंती और पारस की हिफाजत करनी है। जब आपने अपनी हिफाजत में उन्हें रखा है तो प्लीज़ हमें भी वहां तक पहुंचा दें। हम आपके दोस्त हैं। आपने हमारे बड़ों के सामने हमारी दोस्ती का इतराफ़ किया है और हमेशा एक दूसरे से ताउन करने का वादा भी किया है। यही एक दूसरे से ताउन करने का सबसे मुनासिब मौका है। मैंने सफ़ीर से कहा, जब ज़रूरत पड़ती है तभी दोस्तों से ताउन हासिल किया जाता है। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको जहमत दूंगा। फिलहाल मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं। 109 ने कहा, जनाब, आपने टेलीपैथी के जरिए यकीनन मालूम किया होगा कि भारतीय सरकार ने कितनी सख्ती से नाकाबंदी की है। आप टेलीपैथी के जरिए सब कुछ कर सकती हैं। मेकअप करके भी उन्हें यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन ये बता दूं कि एंटी मेकअप कैमरे हर जगह नस्ब किए गए हैं। इतनी सख्ती की जा रही है कि किसी बच्चे वाली औरत को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। औरतें खाली गोद जा सकती हैं। बच्चे को किसी गवर्नेंस या नर्स के साथ जाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। जब नेपाल या भारत की सरहद से बाहर कोई बच्चा जा ही नहीं सकेगा तो आप पारस को किस तरह ले जाएंगे? मैंने कहा। मेरे मुखालिफ हमेशा बहुत ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला रहती हैं। ऐसे ही वक्त में मैं अपना काम कर गुजरता हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि रसवंती और मेरा बेटा पारस यहाँ से बखैरियत चले जाएंगे और अब तब में जाने ही वाले हैं। मैंने उन्हें इस तराब में मुब्तला करने के लिए बात कह दी। यकीनन 109 बेचैन होकर सोच रहा था, क्या इतनी जबरदस्त प्लानिंग है कि इतनी सख्ती के बावजूद रसवंती दोनों बच्चों के साथ या अपने असली पारस के साथ यहाँ से निकल जाएगी। मैंने कहा, मुझे एना मीडिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। चूंकि मैंने इसकी मर्जी के खिलाफ इसे अलाकार बनाया था, यह दानिस्ता या नादानिस्ता मेरे काम आई है। इसलिए मैं इसकी हमायत कर रहा हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसे रिहा कर दिया जाए। 7-7 ने कहा, हम इसे रिहा कर देंगे तब भी भारतीय इंटेलिजेंस इसे नहीं छोड़ेगी। मैं ज्यादा बहस पसंद नहीं करता। जब मैं तुमसे दरख्वास्त कर सकता हूँ तो भारतीय इंटेलिजेंस से भी कर सकता हूँ। दरख्वास्त नामंजूर होने की सूरत में जवाबी कार्रवाई क्या होती है ये सब जानते हैं। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सफीर के सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ की आवाज सुनी। फिर सफीर से कहा, भारतीय इंटेलिजेंस के ऑफिसर रामा राव आपसे बात करना चाहती हैं। सफीर ने रिसीवर को कान से लगाया। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। भारतीय इंटेलिजेंस का ऑफिसर रामा राव जो सबाता से गुफ्तगू कर चुका था, इसराइली सफीर से पूछ रहा था, क्या यह दुरुस्त है कि फरहाद की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं? चंद घंटे पहले वो हमारे एक आदमी को जरिया बनाकर हमसे बातें कर चुका है। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि फरहाद हमसे मुखातिब है। इस पर उसने कहा था कि हम इसराइली सफारती हुक्काम से उसकी टेलीपैथी के बारे में तस्दीक कर सकते हैं, लिहाजा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सफीर ने कहा, जब वो किसी शख्स को जरिया बनाकर आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा था तो फिर शुबे की क्या गुंजाइश रह जाती है? टेलीपैथी की लहरें जब दिमाग में पहुंचती हैं तो ख्याल ख्वानी करने वाला किसी भी लबो लहजे में बोल सकता है। इसके अलावा सोच की लहरों की आवाज नहीं होती, वो तो हमारा एहसास होता है कि हम उसे फरहाद अली तैमूर के जरिए सुन रहे हैं या रसवंती के। हमें शुबह है कि रसवंती फरहाद बनकर हमसे गुफ्तगू कर रही थी।
क्या ये शुबा दुरुस्त नहीं हो सकता? फोन पर बातें करते हुए सफीर साहब आंखें फाड़ फाड़ कर उस शख्स को देख रहे थे जिसे अभी अपना आलयकार बनाकर मैं उन लोगों से बातें कर चुका था। उसने रिसीवर पर कहा, अभी अभी मिस्टर फरहाद ने हमारे एक आदमी को जरिया बनाया था। शायद मिस्टर फरहाद हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अभी मालूम करता हूँ, इसके बाद आपको जवाब दूंगा। फिर उसने मेरे आलयकार शख्स को मुखातिब किया, क्या तुम अपने दिमाग में फरहाद को महसूस कर रहे हो? वो उस बात में सर हिलाकर बोला, जी हाँ जनाब, मैं महसूस कर रहा था जैसे अपने इख्तियार में नहीं हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल बेबस था। जो बातें दिमाग में घुसती आ रही थी वही मैं बोलता जा रहा था। क्या तुमने महसूस किया था कि तुम्हारा लहजा बदल चुका था, आवाज बदल चुकी थी? मैं साफ तौर से महसूस कर रहा था। वो लबो लहजा, वो आवाज किसी मर्द की थी या औरत की? मैं यकीन से नहीं कह सकता। चूंकि मर्द की हैसियत से बातें की जा रही थी इसलिए फरहाद साहब भी बोल रहे थे। क्या रसवंती फरहाद बनकर नहीं बोल सकती? जनाब, मैं क्या कह सकता हूँ? 109 ने सवाल किया, क्या मिस्टर फरहाद अली तैमूर हमारे दरमियान मौजूद हैं? मैंने फिर उसी शख्स को आलाकार बनाते हुए कहा, मैं मौजूद हूँ। तुम्हारी बातों के अलावा रामा राव की गुफ्तगू भी सुन चुका हूँ। इंटेलिजेंस वाले ज़हीन जासूस होते हैं, जरा जरा सी बात पर शुबा करते हैं। टेलीपैथी जानने वाला जब मर्द के जरिए बोलता है तो मर्दाना आवाज़ी उसके आलाकार के हलक से निकलती है। इसी तरह किसी औरत को जरिया बनाकर बोले तो उसकी आवाज़ औरतों जैसे निकलेगी। अगर तुम लोगों को ये शुबा हो रहा है कि रसवंती बोल रही है तो अपने शुबे की तस्दीक किसी तरह भी कर लो। मैं क्या कह सकता हूँ? आप ही कोई ऐसा तरीका बता दें जिसके जरिए तस्दीक हो जाए। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं। रसवंती को भारत की सरहदों के अंदर रखने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस के अफसरान ये चाल चल रहे हैं। वो ख्वामखा यही जिद करेंगे कि टेलीपैथी के जरिए फरहाद नहीं रसवंती बोल रही है। अगर ये गलत है तो रसवंती सामने आए। जाहिर है रसवंती रूपोश हो चुकी है, वो कभी सामने नहीं आएगी। इस तरह इंटेलिजेंस के अफसरान ही नहीं बल्कि भारत के आला हुकाम भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे कि रसवंती को खटमंडू या दिल्ली तक महदूद रखने की कोशिश करें। 109 ने मेरी भरपूर तायद करते हुए कहा, आप दुरुस्त कहते हैं। ये भारतीय इंटेलिजेंस वाले यकीनन मादाम रसवंती को अपना दायरे इख्तियार में रखने के लिए ऐसी चालें चलेंगे और ऐसी बातें फैलाएंगे जो इनके मुफाद में होंगी। 77 ने कहा, हमने रसवंती का पूरी तरह दिमागी मुआयना कराया था। बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले डॉक्टर ने तस्दीक की है कि उसका जहन अभी ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है। कुछ कमजोरी है जो यहाँ के माहौल में दूर हो सकती है। डॉक्टर और मिस्टर फरहाद के मशवरे के मुताबिक हम उसे यहाँ ले आए हैं। हम इतने नादान नहीं हैं। इन इंटेलिजेंस वालों की चालों को खूब समझ रहे हैं। सफीर ने कहा, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मामला तो उलझते चले जाएंगे। आपने कहा था जरूरत पड़ने पर आप हमारा ताउन हासिल करेंगे। मैं समझता हूँ इस वक्त आपको हमारी जरूरत है। आप हम पर एतमाद करें। मादाम रसवंती और पारस से मिला दें। हम वादा करते हैं यहाँ की इंटेलिजेंस और दूसरी खतरनाक तंजीमों की आंखों में धूल झोंक कर उन दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। आपका दावा अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, मगर चंद मिनट बाद आपको मालूम हो जाएगा कि वो दोनों बाहिफाजत यहाँ से जा चुके हैं। सबको चुप सी लग गई। वो अपनी अपनी जगह सोच रहे थे। मैं बारी बारी एक एक के दिमाग में झांक कर देख रहा था। सबकी सोच यही थी कि टेलीपैथी का ऐसा कोई हथकंडा आजमाया जा रहा है जिसके जरिए माँ और बेटे का फरार होना शायद आसान हो गया है। वो जिस कमरे में थे उसका एक ही दरवाजा था, कोई खिड़की नहीं थी, रोशनदान भी नहीं था। वो सोनिया को यहाँ इस घर से लेकर आए थे कि वो जुबान नहीं खोलेगी, हकीकत नहीं उगलेगी तो दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाएगा और अंदर ऐसी गैस छोड़ी जाएगी कि वो खांसते खांसते बेदम हो जाएगी, हकीकत उगलने पर मजबूर हो जाएगी। वो सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे कि दरवाजा एक आवाज से बंद हो गया। सबने चौंक कर उधर देखा। फिर एक आदमी दौड़ता हुआ दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। पता चला कि वो बाहर से बंद है। 109 ने चीख कर कहा, यह क्या हमाकत है, किसने दरवाजा बंद किया है? बाहर से कोई जवाब न मिला। चंद लम्हों के बाद ही उन्होंने कमरे में अजीब सी बू महसूस की। मैंने फौरन सोनिया के दिमाग में पहुंचकर कहा, तुमने बाबा साहब के पास रहकर योगा की इब्तदाई मशकें की हैं, लिहाजा जितनी देर तक सांस रोक सकती हो रोकने की कोशिश करो। रसवंती की आवाज सुनाई दी, सोनिया फिक्र न करो, मैं भी सांस रोकने के सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगी। इस तरह मेरी और फरहाद की कोशिशों से तुम अपने मुकर्रर वक्त से कुछ ज्यादा ही सांस रोक सकोगी। हम ये तदबीर आजमाते हैं। हमारी बातों के दौरान सोनिया सांस रोक चुकी थी। दूसरे लोग परेशान होकर दरवाजे को पीट रहे थे, बाहर निकलना चाहते थे। मैंने बारी बारी सबके दिमागों में पहुंचकर देखा, वो बेहद कमजोरी महसूस कर रहे थे।
वो सीक्रेट एजेंट थे। ऐसे हालात से निपटने के लिए उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग हासिल की थी। लेकिन सांस रोकना हर एक के बस में नहीं होता। फिर भी 109 और 77 देर तक सांस रोक के रखने की कोशिशों में मसरूफ थे। इधर सोनिया मेरी और रसवंती के तामुन से दम साधे बैठी हुई थी। एक तो वो खुद भी योगा की बदौलत किसी हद तक महारत रखती थी, दूसरे हम उसका साथ दे रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। 4 आदमी चेहरे पर गैस मास्क चढ़ाए अंदर आ गए। उन्होंने दरवाजे को झटके से खोला, इसलिए दरवाजे के पास खड़े हुए आदमी लड़खड़ा कर पीछे चले गए। वैसे भी उनमें दमखम नहीं रहा था, फर्श पर पड़े हुए थे। 109 ने दरवाजा खुलते ही बाहर की तरफ भागने की कोशिश की ताकि खुली फिजा में सांस ले, लेकिन उसे जाने का मौका नहीं दिया गया। 2 आदमियों ने उसे जकड़ लिया। तीसरे ने उसके मुंह पर घून से रसीद करना शुरू किए। अगर वह बेहाल ना होता तो यकीनन तीनों का मुकाबला करता। सोनिया उन्हें देखते ही देखते आंखें बंद करके बेहोश बन गई। उसने महसूस किया 2 आदमी उसे उठाकर ले जा रही हैं। वो सोच के जरिए बोली, मुझे अगवा किया जा रहा है। हंसी खुशी अगवा हो जाओ। ये गैस मास्क चढ़ाकर आने वाले या तो भारतीय जासूस होंगे या फिर किसी खतरनाक तंजीम के अफराद, अभी पता चल जाएगा। वो लोग उसे उठाकर जरा दूर तक ले गए। मालूम होता था सिफारत खाने की उस कोठी में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं रहा। जो थी या तो उन्हें बेबस कर दिया गया या मार डाला गया। सोनिया को एक गाड़ी की सीट पर लिटाया गया। वो आगे बढ़ने लगी तो एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया, जैसे कोई इमरजेंसी केस हो और वो किसी मरीज को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचा रहे हो। गाड़ी तेजी से भागती जा रही थी। सोनिया आंखें बंद के लेटी हुई थी, लेकिन कान खोले हुए थी। उसके आसपास जो लोग बैठे थे वो उनकी आवाजें सुनना चाहती थी। एक आवाज सुनाई दी। किसी ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, ये भारतीय जासूस कदम कदम पर हमसे टकरा रहे हैं, मगर ये भी क्या याद करेंगे? हम जैसे पुलिसवार लोगों को तलाश करते ही रह जाएंगे। दूसरे ने कहा, ये जासूस और भारतीय इंटेलिजेंस हमसे नेपाल में टकरा रही हैं। अगर हिंदुस्तान में ऐसा होता तो हमारी कामयाबी मुमकिन न होती। तुम दुरुस्त कहते हो। भारतीय जासूस बहुत ही चाको चौबंद और मुस्ताद रहती हैं, बिजली की तरह हरकत करते हैं और ये रसवंती का मामला है, इसलिए कुछ और ही चुस्त हो गए हैं। बहरहाल हम रसवंती को नेपाल ही में हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो बातें करते रहे, मैं उनके दिमागों को पढ़ता रहा। वो रेड पावर के लोग थे। मास्कमैन के हुक्म पर रसवंती को हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे थे। ये भारत और रेड पावर दोनों का ही दावा है कि वो एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती बरसों से साबित होती चली आ रही है। लेकिन बाज बैनुल अक़वामी मामलात ऐसे होते हैं जहां दोस्ती साजिशों में तब्दील हो जाती है। वही रेड पावर जो सुपर मास्टर के खिलाफ भारत की हर तरह से मदद करता था, आज भारत से मुखालफत करके रसवंती को हासिल करने के लिए जारहाना इकदाम कर रहा था। रेड पावर के उन अफराद की सोच बता रही थी कि भारतीय इंटेलिजेंस को उनकी सरगर्मियों का इल्म नहीं। अगर वो पकड़े भी गए तो ये साबित नहीं हो सकेगा कि उनका ताल्लुक रेड पावर से है। वो किसी सूरत में भी भारत से कायम पुराने मुरासिम खत्म करना नहीं चाहते थे, इसलिए दो रुखी चालें चल रहे थे। उसी वक्त रसवंती ने घबरा कर कहा, मैं अभी सबाता के पास से आ रही हूँ। वहां भी यही कुछ हो रहा है जो सोनिया के साथ हो चुका है। सबाता सांस रोके बैठी हुई है। मैंने उसे तसल्ली दी है, फरहाद जल्दी चलो, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हम फौरन सबाता के पास पहुंच गए और सांस रोकने के सिलसिले में सोनिया की तरह उसकी मदद करने लगे। उस वक्त कुछ लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे। मालूम होता था वहां भारतीय इंटेलिजेंस के लोगों को बेबस कर दिया गया था। भारतीय सुराग रसां अपने देश की तरह यहाँ मुनज़्ज़म नहीं थे, इसीलिए दूसरी बड़ी खतरनाक तंजीमें अपनी कार्रवाइयों में कामयाब होती जा रही थी। मुझसे और रसवंती से ताल्लुक रखने वाले अहम मोहरे उनके हाथों से निकलते जा रहे थे। ये मेरी और रसवंती के लिए नुकसानदेह था, क्योंकि इंतकामन भारतीय जासूस और भारतीय फौज मुश्तिल होकर हमारे खिलाफ महाज बना सकते थे और वो बना भी रहे थे। सोनिया और सबातों की अगवा करने का तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा था। जब सबाता को वो लोग गाड़ी में डालकर ले जाने लगे तो उस तेज रफ्तार गाड़ी से घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे यह तासुर मिलता था कि वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, कहीं आग लगी हुई है, इसीलिए तेजी से आग बुझाने जा रही है। सबाता बेहोशी का मुजाहरा कर रही थी। आंखें बंद थी लेकिन कान खुले थे। उसके जरिए मैंने गाड़ी में बैठे हुए एक शख्स की आवाज सुनी। वो ड्राइवर से कह रहा था, इस रास्ते में बहुत भीड़ है, यहाँ के लोग निरे जाहिल हैं, इमरजेंसी में गुजरने वाली गाड़ियों को रास्ता नहीं देते। घंटियां बजाने के बावजूद गाड़ी की रफ्तार सुस्त है। तुम दरबार स्क्वायर से निकलने के लिए गोल्डन डोर से गुजरो, फिर भगतपुर की तरफ चलो,
उसकी बातों से पता चला कि वो खटमंडू से मशरिक की तरफ 8 मील दूर भगतपुर जा रही हैं। मैं उस शख्स के दिमाग को टटोलने लगा। उसके आसपास दूसरे मुसल्ला जवान भी बैठे हुए थे। वो सब मुकामी बाशिंदे थे, खास तौर पर नेपाली गोरखे थे, और उन सब का ताल्लुक सुपर मास्टर की तंजीम से था। मैंने रसवंती से पूछा, तुम मुकामी जुबान अच्छी तरह समझती हो? हाँ, समझती भी हूँ, बोलती भी हूँ। गोरखे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, मालूम करो उनसे हमारा कोई ताल्लुक है या नहीं। मैं उस शख्स को टटोलने लगा जिसने अभी ड्राइवर को भगतपुर जाने के लिए कहा था। सभी के दिमागों में एक बात थी, रसवंती कहाँ है और उसे किस तरह हासिल किया जा सकता है। उसे हासिल करने के लिए एक तरफ मास्कमैन के आदमियों ने एना मीडिया को अगवा किया। उनके फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि उस एना मीडिया के पीछे सोनिया छुपी हुई है। अगर मालूम हो जाता तो शायद वो उस पर हाथ डालने की जुर्रत भी ना करते। दूसरी तरफ सुपर मास्टर के आदमी सबाता को लेकर जा रहे थे। उस शख्स की सोच बता रही थी कि उन्होंने एना मीडिया को भी गायब करने के मुतल्लिक सोचा था, लेकिन सबाता को एना मीडिया पर तरजीह दी थी। उनकी मालूमात के मुताबिक वो वादी काफ की शहजादी थी, दूसरे बिलबा की बहन होने के नाते मरजाना के ज्यादा करीब थी। इस तरह यकीनन फरहाद के भी करीब होगी। और मंदिर की सीढ़ियों पर रसवंती ने जिस बच्चे के साथ ममता का मुजाहरा किया था, उस बच्चे का ताल्लुक फरहाद से भी बहुत करीबी हो सकता था। वाकयात और हालात की ये तमाम कड़ियां एक दूसरे से मिलाते हुए सुपर मास्टर के आदमियों ने यही फैसला किया कि पहली फुर्सत में सबाता को ही कब्जे में किया जाए। खटमंडू शहर के बाहर पहुंचते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक जगह रुक गई। सड़क के दूसरी तरफ एक वैगन खड़ी थी। उन लोगों ने सबाता को वैगन में मुंतकिल कर दिया। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जाने लगी। रसवंती ने कहा, फरहाद, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में एक मुकामी बाशिंदा वापस जा रहा है। उसकी सोच ने बताया कि वो खटमंडू शहर में दाखिल होती पुलिस स्टेशन जाएगा और ये रिपोर्ट दर्ज कराएगा कि चंद मालूम अफराद ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अपने लिए इस्तेमाल की थी और किसी लड़के को अगवा करके कीर्तिपुर ले गए हैं। इस तरह भारतीय फौजी और जासूस दूसरी तंजीमों के अफराद सबाता को तलाश करने निकलेंगे तो वो भगतपुर की तरफ नहीं जाएंगे। सबकी तवज्जो कीर्तिपुर की तरफ रहेगी। सबाता आंखें बंद के पड़ी थी। यूं तो मैं और रसवंती दोनों उसके दिमाग को पढ़ रहे थे, लेकिन सबाता सिर्फ रसवंती के मुतल्लिक जानती थी। उसे भारतीय इंटेलिजेंस वाले गिरफ्तार करके ले गए थे, तब भी मैंने उसे यही कहा था कि मैं रसवंती हूँ, लेकिन इंटेलिजेंस के अफसरान के सामने फरहाद बनकर बातें करूंगी, उन्हें धमकियां दूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। लिहाजा सबाता को मेरी ख्यालख्वानी का इल्म नहीं था, बल्कि यूं कहना चाहिए वो मेरे मुतल्लिक पूरी तरह नहीं जानती थी कि मैं कहाँ हूँ, किन हालात से गुजर रहा हूँ। अगर उसे इल्म होता तब भी वो सज्जाद ही को जानती, क्योंकि सज्जाद मुसलसल फरहाद का रोल अदा करता चला रहा था। रसवंती ने मेरे मशवरे के मुताबिक सबाता को बताया कि सुपर मास्टर के आदमी उसे कहाँ ले जा रहे हैं। जहां भी ले जाएंगे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। और दूसरी बात यह कि ये लोग उसे या एना मीडिया को नेपाल से बाहर नहीं ले जाएंगे। इन्हें यकीन है कि रसवंती को नेपाल की हदूद में कहीं छुपा कर रखा गया है। रसवंती ने उसे अहम बातें करने के बाद कहा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। सबाता ने सोच के जरिए कहा, तुम खड़े खड़े आती हो, अपनी बात करती हो, फिर इससे पहले कि मैं कोई बात करूं चली जाती हो। क्या कहना चाहती हो? खुदा के लिए मुझे फरहाद के मुतल्लिक बताओ। मैं पहले कह चुकी हूं, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हर जगह ख्याल ख्वानी के जरिए पहुंचकर अपने साथियों की खैरियत मालूम करती रहती हूँ। फिलहाल फरहाद के मुतल्लिक तुम्हें तफसील से नहीं बता सकती। इतना ही बता दो, वो और आला बीबी अभी तक जजीरे में कैद हैं या मेरे भाई और मरजाना ने उन्हें रिहाई दिलाई है? वो दोनों रिहा हो चुके हैं, लेकिन मरजाना और बिलबा अभी तक जजीरे में हैं। हम वहां से उन्हें निकाल लाने की कोशिश में मसरूफ हैं। मैं फिर आऊंगी। रसवंती मेरे दिमाग में पहुंच गई। उसने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, मुझे जाने के लिए न कहना। रसवंती, हम दोनों बेहद मसरूफ हैं, क्या कहने आई हो? मैं बहुत परेशान हूँ। पारस अब मुझे नहीं पहचान रहा, क्योंकि मैं किसी दूसरी औरत के मेकअप में हूँ। वो मासूम मेरे असली चेहरे को ढूंढ रहा है, मैं उसे नजर नहीं आ रही हूँ, इसलिए रो रहा है। बच्चे अपने माँ को सिर्फ चेहरे से नहीं, उसके लम्ब से, उसकी आवाज से और उसकी ममता की हरारत से भी पहचानती हैं। तुम कोशिश करो, वो तुम्हें पहचान लेगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है। ये बताओ, तुम्हें तो अपना पारस मिल गया है, अब फर्जी पारस को कब तक अपने पास रखोगी? ये क्या कह रहे हो? मैंने उसे दूध पिलाया, उसके लिए रातों को जागती रही हूँ। वह बीमार हुआ तो मेरी भूख प्यास मर गई। वो जागता था तो मैं जागती थी, वो रोता था तो मैं रोती थी। बेशक मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन भरपूर ममता दी है। मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ सकती। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ।
और मैं आखिरी सांस तक एक माँ की तरह उसे इंसाफ करती रहूंगी। बहुत दिन के बाद पहली बार उसका जज्बा देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, रसवंती, तुम्हारे अंदर एक सच्ची औरत है, एक सच्ची माँ है। वो सच्ची बीवी कहाँ मर गई थी? क्यों तुमने उसे मार डाला था? वो रोने लगी। उसके करीब आईने के पास खड़े हुए मेकअप मैन ने कहा, मादाम, ये आप क्या कर रही हैं? फौरन आंसू पहुंचिए, मेकअप कच्चा है। मैं आंखों में लोशन लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे टोका, रसवंती, ये क्या हमाकत है? आंसू पहुंच लो। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें रुलाऊं। आज बहुत अरसे बाद तुम्हारे अंदर की औरत को देखकर खुशी हुई। खुदा तुम्हें अक्ल दे और हालात से समझौता करना सिखाए। वांसु पहुंचते हुए एक सरदा भरकर बोली, मैं बदतरीन हालात से समझौता कर सकती हूँ, लेकिन उन हालात से कैसे समझौता करूं जो तुमसे हमेशा दूर रखना चाहते हैं? फरहाद, मेरी ये पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेगी? सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। मैं इस सिलसिले में एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे और तुम्हारे जिस रिश्ते को तुमने गुस्से की हालत में तोड़ दिया वो ना टूटा हो। ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है, मुझे दूसरी जगह भी पहुंचना है। फिलहाल तुम अपना मेकअप मुकम्मल करो और फर्जी पारस को समझाओ, उसे नए चेहरे का आदी बनाओ। हम उसे कब तक फर्जी पारस कहते रहेंगे? फुर्सत मिलेगी तो उसके लिए कोई अच्छा सा नाम तजवीज किया जाएगा। मैंने सोच लिया है। मैंने जिसे जन्म दिया है तुमने उसका नाम पारस अली तैमूर रखा है। हम दूसरे बेटे का नाम सिर्फ अली तैमूर रखेंगे। एक हमारा पारस होगा, दूसरा अली तैमूर। क्या तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद राब्ता कायम करूंगा, या तुम मुझे हालात से मुतला करती रहना। जरा एक मिनट, इतना बता दो, मैं कब तक अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से बाबा साहब के इदारे में पहुंच सकूंगी? मुझे इत्मीनान नहीं है। हर लम्हे धड़का लगा रहता है, कहीं मेरे बच्चे फिर दुश्मनों के हाथ ना लग जाएं। इत्मीनान रखो, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। तुम देख रही हो, सोनिया जैसी शातिर और औरत तुम्हारे साथ है। फिर सबाता दिलेरी में किसी से कम नहीं। ये दोनों दुश्मनों को अच्छी तरह उलझा कर रख देंगे और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने की कोशिश करते रहेंगे। मैं उससे रुखसत होकर सोनिया के दिमाग में चुपके से पहुंचा तो वो भी वही बात सोच रही थी जो मैं रसवंती से कह कर आया था। यानी उसका इरादा था कि वो मौजूदा दुश्मनों की कैद से नहीं निकलेगी, बल्कि रेड पावर के उन आदमियों को उलझाती रहेगी। मैं उससे राब्ता कायम करूंगा तो वह मुझे सबाता को भी यही मशवरा देने के लिए कहेगी। मैंने उसकी सोच पढ़ने के बाद फिर रसवंती से राब्ता कायम किया। तुम सबाता को वही मशवरा दो जो सोनिया सोच रही है। वह सुपर मास्टर के आदमियों की कैद में रहेगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा उलझाने की कोशिश करती रहेगी। मैं थोड़ी देर बाद सबाता के पास रसवंती बनकर पहुंचूंगा। तमाम मामला तय करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया, यानी मैं बेरौत में था। उस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। मैंने बुजुर्ग जलीलुल कदर से वादा किया था कि 6 बजे के बाद मुराकबे से निकलूंगा, नींद भी पूरी कर लूंगा। उसके बाद उन्हें वो ठिकाना बताऊंगा जहां वो छापा मारकर हथियार हासिल कर सकेंगे। मैंने बुजुर्ग को बुलाया। पहले उनसे कह चुका था कि वैसे जवानों की टीम तैयार करें जो बहुत ही चाको चौबंद और हमेशा चौकन्ने रहते हों और आड़े वक्त पर हाजिर दिमागी से काम ले सकते हों। वैसे 7 जवानों के साथ आए। मैंने उन 7 जवानों से बारी बारी गुफ्तगू की, उन्हें अच्छी तरह जांचा परखा, फिर उस जगह की निशानदेही की जहां से वह हथियार हासिल कर सकते थे। मैंने कहा, आप लोग उस अहमक नौजवान को अपने पास रखें जो हदीका के महबूब को दुश्मनों की कैद से छुड़ा कर लाए हैं। एक नौजवान ने कहा, वाकई हम अब तक उसे अहमक समझते थे, लेकिन उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और हम समझते हैं कि इस कारनामे को अंजाम देने में आपका इल्म भी काम आता रहा है। हम उस नौजवान को अपने साथ रखेंगे। मंसूबा तय होने के बाद वो सब ये कहकर चले गए कि आधी रात के बाद छापा मारकर हथियार ले आएंगे। उनके जाते ही 2 बुजुर्ग खवातीन हाथों में ट्रे लिए आई। मेरे लिए खाना लाया गया था। मैं भूखा था, खाने बैठ गया। खाने के दौरान मैंने बुजुर्ग जलीलुल कदर से कहा, आप उस टैक्सी ड्राइवर को बुलाएं या पैगाम भेज दें कि आज रात 8 या 9 बजे तक यहाँ आ जाए। मैं यहाँ से 2 घंटे के बाद रवाना होऊंगा और क्रिस्टोफर मीकी की जगह लेने की कोशिश करूंगा। बुजुर्ग ने पूछा, अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो फिर असली क्रिस्टोफर मीकी कहाँ जाएगा? क्या उसे खत्म कर दोगे? यही मुनासिब है। मेरे 2 आदमी तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि उस कमजरफ की लाश को कहीं छुपा दें और कोई उस तक ना पहुंच सके। शायद मुझे आपके और 2 नौजवानों की जरूरत पेश आए। आप उन्हें भी तैयार रखें। अभी मेरी प्लानिंग के मुताबिक किसी को ना बताएं। वक्त आने पर मैं खुद उन जवानों को बताऊंगा और उनकी रहनुमाई करूंगा कि उन्हें क्या करना है। खाना खत्म करने के बाद मैंने चाय पी। बुजुर्ग जलीलुल कदर वहां से चले गए। मैं चाय पीने के दौरान मरजाना के पास पहुंच गया। वो जजीरे की एक बस्ती के मकान में थी।
एक कमरे में बिल्बा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसकी मरहम पट्टियां कर दी गई थी। मैं उनके जरिए दूर से शेरों के दहाड़ने की आवाजें सुन रहा था। मकान के अंदर एक लालटेन रोशन थी, बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। मरजाना ने मुझे अपने दिमाग में महसूस करते ही कहा, जानवरों के आजाद हो जाने के बाद ऐसी भगदड़ मची थी कि जनरेटर को चलाने वाला कोई ना रहा। इसलिए बेशतर घरों में अंधेरा है, जिनके यहाँ लालटेन है वहां रोशनी है। लोग दहशत ज़दा होकर घरों में दुबके हुए हैं। शायद कोई खिड़की से झांकने की भी जरूरत ना करता हो। वह मुझसे बातें कर रही थी और दूर कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कहा, शायद आला बीबी ने हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा है, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। रसवंती, तुम आला बीबी से कहो कि यह हेलीकॉप्टर अपना है तो इसके पायलट से राब्ता करके इसे यहाँ उतरने से रोक दे। वो दुरुस्त कह रही थी। अगर हेलीकॉप्टर अपने ही आदमियों को था तो वो बस्ती के करीब ही उतरता। शायद अंधेरे में सर्च लाइट के बावजूद उसे कोई जंगली जानवर नजर न आता, लेकिन उसके उतरने के बाद कोई दरिंदा अचानक झाड़ियों से निकलकर उन पर झपट सकता था। उस वक्त मरजाना मकान के खुले सेन में खड़ी सर उठाए तारीक आसमान को देख रही थी। करीब एक हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ नजर आ रहा था। फिर उसकी सर्च लाइट उस पर पड़ने लगी। मैंने कहा, शायद वो तुम्हें दूरबीन के जरिए देख रही हो। तुम मेरे पास क्या कर रही हो? आला बीबी के पास क्यों नहीं जा रही हो? जा रही हूं। मैं आला बीबी के पास पहुंच गया। उसने मुझे महसूस किया, फिर पूछा, तुम इतनी देर तक कहाँ रहे? कम से कम 1 मिनट के लिए तो आकर वहां के हालात बताते। कहाँ क्या हो रहा है हमें कुछ इल्म नहीं। यहाँ तो हम ब्लैक शैडो के मेहमान खास बने हुए हैं। क्या ब्लैक शैडो के आदमी मरजाना और बिल्बा को जजीरे से लाने गई हैं? वो अपने आदमियों को अभी जजीरे की तरफ रवाना करने वाला है। ये बात तुम्हें कब मालूम हुई? यही कोई 10 मिनट गुजरे हैं, मैं उससे बातें करके आ रही हूँ। क्या इस बार भी उसका साया बोल रहा था? हाँ, वो बड़ा पुरस्कार सा बना हुआ है। समझ में नहीं आता साया कैसे बोल सकते है। अगर उसका वजूद है तो तुम उसके दिमाग में क्यों नहीं पहुंच सके? अब इस मसले में उलझने की जरूरत नहीं। अगर ब्लैक शैडो ने 10 मिनट पहले ये कहा है कि अपने आदमियों को जजीरे की तरफ रवाना करने वाला है, तो अभी मरजाना ने जिस हेलीकॉप्टर को देखा है वो ब्लैक शैडो का नहीं है, वो किसी दूसरे का है। ठहरो, शायद वो जिमी फाउंडर है। मैं अभी आता हूँ। मैं यहूदी सीक्रेट एजेंट जिमी फाउंडर के दिमाग में पहुंच गया। वह हेलीकॉप्टर में बैठा परवाज कर रहा था। दूरबीन लगाए सर्च लाइट की रोशनी में नीचे देख रहा था। परवाज नीची थी, इसलिए बस्ती साफ तौर से नजर आ रही थी। बस्ती के तरफ चक्कर काटते हुए उसने एक जगह एक चीते को आजादी से घूमते देखा। वो बस्ती के करीब ही था। फिर एक रीछ दिखाई दिया। ये देखने के बाद वो उन पिंजरों की तरफ गया जहां जानवरों को बंद रखा जाता था। उसने देखा कि तमाम पिंजरे जमीन से उखड़ चुके हैं और सारे जानवर आजाद हो गए हैं। यकीनन पूरे जजीरे में फैल गए होंगे। ये मंजर देखने के बाद जिमी फाउंडर में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वह हेलीकॉप्टर को नीचे उतारता। वो परवाज करता हुआ उस मकान के ऊपर से गुजरा जिसके सेन में मरजाना खड़ी हुई थी। वो उसे लाउड स्पीकर के जरिए मुखातिब करना चाहता था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर की तरफ फायरिंग शुरू हो गई। मैंने यूगो हंटर के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वही हेलीकॉप्टर की तरफ फायरिंग कर रहा था। इस फायरिंग में उसके आदमी भी शरीक थे। वो चाहता था कि यहाँ कोई हेलीकॉप्टर ना आए, क्योंकि जो भी आता वो मरजाना और बिल्बा की रिहाई के लिए आता। आला बीबी यहाँ से जा चुकी थी और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करने वाली वही हो सकती थी। यही सोचकर उसने फायरिंग की थी। नतीजा ये हुआ कि जिमी फाउंडर अपने हेलीकॉप्टर को दूर ले गया। उसका रुख यूनान के मशरकी साहिल की तरफ था। उसका इरादा था कि सुबह की रोशनी में इधर आए और किसी महफूज जगह हेलीकॉप्टर उतारकर मरजाना तक पहुंचने की कोशिश करे। उसे यह भी ख्याल आ रहा था कि शायद मरजाना तक ना पहुंच सके। उस पर जो फायरिंग हुई थी यकीनन वो अपोलो और यूगो हंटर का काम था। उसे मालूम नहीं था कि अपोलो मारा जा चुका है। वह जजीरे से बाहर जाना चाहता था। फिर ख्याल आया क्यों ना देखा जाए कि मरजाना जिस बस्ती में है उससे करीब तरीन बस्ती कौन सी है। दिन के वक्त पहले वहां पड़ाव किया जाएगा। यूगो हंटर और अपोलो वगैरह मरजाना वाली बस्ती में है तो दूसरी बस्ती में वो नहीं होंगे और वहां फायरिंग नहीं होगी। आजमा लेने में हर्ज क्या है। वह परवाज करता हुआ एक करीबी बस्ती पर पहुंचा। उसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए सर्च लाइट की रोशनी में तायराना नजर डालने लगा। फिर नीची परवाज की। उसे फायरिंग का सामना नहीं करना पड़ा। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। अपोलो और यूगो हंटर मरजाना वाली बस्ती में थे, इसलिए वहां से फायरिंग हुई। यहां चूंकि कोई हुक्म देने वाला नहीं था, इसलिए फायरिंग नहीं हो रही थी। परवाज के दौरान उसने 2 हेलीकॉप्टर देखे। पहले तो उसे ताज्जुब हुआ कि ये कौन हो सकते हैं। फिर ख्याल आया शायद सुपर मास्टर या मास्कमैन के आदमी हैं।
वो उनके मुतल्लिक ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। जब मुकाबले का वक्त आता तो उनसे निमट लेता। उसकी परेशानी ये थी कि किसी तरह मरजाना से राब्ता कायम हो और वो फरहाद और आला बीबी के मुतल्लिक मालूमात हासिल करे। तब मैंने उसे मुखातिब किया। वो चौंक कर बोला, फरहाद, मैं आपका इंतजार ही करता रह गया। मजबूर होकर मुझे ही आना पड़ा। आप नाराज ना हो, मैं ड्यूटी पर हूँ। मुझे अपने बड़ों को ड्यूटी की बाकायदा रिपोर्ट देना पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं भी मजबूरी के तहत तुमसे राब्ता कायम न कर सका। अब मेरी बातों को गौर से सुनो। फौरन जजीरे से बाहर जाकर अपने अड्डे पर पहुंचो। उसके 1 घंटे बाद फिर इसी जजीरे में वापस आओ। ऐसा क्यों जनाब? 2 हेलीकॉप्टर जो तुमने देखे हैं वो ब्लैक शैडो के हैं। मैं उसके मुतल्लिक तफसील से बाद में बताऊंगा। 1 घंटे बाद तुम दूसरी बस्ती के करीब उतर सकते हो। वहां तुम पर फायरिंग नहीं हुई थी। अपालो मारा जा चुका है, सिर्फ हंटर रह गया है। लेकिन उस जजीरे पर छा जाने के लिए बहुत सोच समझकर इकदाम करने होंगे। आप जैसा हुक्म देंगे मैं अमल करूंगा। दूसरी बस्ती पर अभी तुमने परवाज की थी, वहां एक पुख्ता मकान है। उस मकान के एक कमरे में बहुत सा असला और गोला बारूद है। यकीनन बस्ती वालों ने अपनी हिफाजत के लिए जंगली जानवरों से बचाव की खातिर सारा असला और गोला बारूद निकाला होगा। तुम किस कदर गोला बारूद और हथियारों का इंतजाम कर सकती हो? आप हुक्म दीजिए, मेरे पास उनकी कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास आदमी कितने होंगे? सिर्फ 20 आदमी हैं, लेकिन सब गोरिल्ला फाइटर हैं। वो 20 पूरे जजीरे पर छा जाएंगे। 1 घंटे बाद अपने साथ 10 जवानों को ले जाओ। गोला बारूद का जखीरा काफी होना चाहिए। बस्ती में उतरते ही लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करो कि जंगली जानवरों को काबू में करने के लिए शिकारियों को जजीरे में बुलाया गया है। ये आदमी उन्हें मारने या जिंदा पकड़ने के लिए आए हैं। इस तरह बस्ती वाले मुजाहमत नहीं करेंगे। जब तुम बस्ती के अंदर पहुंच जाओ तो तमाम मुसल्लह अफराद को बारी बारी बुलाकर उन्हें काबू में करो और उनके हथियार छीन कर रख लो ताकि वो तुम्हारे खिलाफ कोई कदम न उठा सकें। मैं आपकी प्लानिंग समझ गया, ऐसा ही करूंगा। इसके बाद तुम मरजाना वाली बस्ती के करीब एक और बस्ती तलाश करो। वहां भी अपने गोरीलों को उतारो। वहां भी यही लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। मैं सुबह से पहले इन दोनों बस्तियों पर कब्जा कर लूंगा। सुबह होते ही तुम मरजाना वाली बस्ती को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करोगे। चूंकि तुम्हारे पास गोरीले फाइटर होंगे और हथियार जरूरत से ज्यादा होंगे, इसलिए जंगली जानवरों का खतरा नहीं होगा। तुम बासानी मरजाना वाली बस्ती को चारों तरफ से घेर कर यूगो हंटर को बेबस कर सकते हो। इसके अलावा मैं टेलीपैथी के जरिए उसे बेदस्तोपा बना दूंगा। आपके ताउन से काम निहायत आसान हो जाएगा। मैं 1 घंटा पहले आपके हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। वैसे आप जजीरे में कहाँ हैं? मैं जजीरे से निकल चुका हूँ। ब्लैक शैडो ने मुझे और आला बीबी को कैद कर रखा है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मैं उसे ब्लैक शैडो के मुतल्लिक मुख्तसर तौर पर बताने लगा। मैं खुद ब्लैक शैडो के मुतल्लिक पूरी तफसीलात नहीं जानता था। वो इतना हैरत अंगेज किरदार था कि उसके मुतल्लिक सुनने के बाद जिमी फाउंडर ने कहा, जनाब आप कह रहे हैं इसलिए यकीन कर रहा हूँ, वरना ये मानने वाली बात नहीं है कि साया हो लेकिन उसका वजूद ना हो और आप उसके दिमाग में ना पहुंच सकती हो। तुम इस बात से अंदाजा लगाओ कि उसके दिमाग में ना पहुंचने की वजह से उसके आगे बेबस हूं और आला बीबी के साथ यहाँ कैद किया गया हूँ। वैसे वो हमें मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह रखे हुए है। हर तरह की आज़ादी दी जाती है। वो समझता है मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें नहीं रही हैं, इसलिए मुतमईन है। मेरे अतराफ ज्यादा पहरा नहीं है। इसके बावजूद तुम खुश फहमी में मुब्तला ना रहना। जब यूगो हंटर को बेबस कर दिया जाए और जजीरे पर तुम्हारा कब्जा हो जाए, उसके बाद तुम ब्लैक शैडो की तरफ रुख करना। जनाब, हम तो आपके लिए आए हैं। मेरा फर्ज है कि सबसे पहले मैं आपकी रिहाई का इंतजाम करूं। रह गई जजीरे वाली बात, तो मेरे असिस्टेंट मुझसे कुछ काम नहीं, अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सुबह होने तक वो जजीरे की 2 बस्तियों पर काबिज हो जाएंगे। यूगो हंटर की बस्ती का मुहासरा भी कर लेंगे। उसे आपके ताउन से बेबस कर दिया जाएगा। प्लीज आप मुझे इजाजत दें कि मैं ब्लैक शैडो की तरफ रुख करूं। 15 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। ये देख लूं कि ब्लैक शैडो के जो 2 हेलीकॉप्टर जजीरे पर परवाज कर रही हैं वो किस नतीजे पर पहुंच रही हैं। मैं आला बीबी के पास पहुंच गया। वो एक ट्रांसमीटर के सामने खड़ी हुई थी। ब्लैक शैडो का एक खास मातिहत ट्रांसमीटर ऑपरेट कर रहा था। उन हेलीकॉप्टर वालों से राब्ता कायम किए हुए था जो जजीरे पर परवाज कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जजीरा बिल्कुल वीरान पड़ा था। तारीकी में सर्च लाइट के जरिए खूंखार दरिंदे नजर आ रहे थे और वो दरिंदे पिंजरों से आजाद हो गए थे। ट्रांसमीटर पर बात करने वाले ने हुक्म दिया, वापस आ जाओ। वहां रात को हेलीकॉप्टर उतारना मुनासिब नहीं। सुबह होते ही दोबारा परवाज करना। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ किया। एक मुसल्लह शख्स ने कमरे के अंदर आकर कहा, जनाब फरहाद साहिब, हमारा ब्लैक शैडो आज का बेताज बादशाह और कल का ताजदार है।
उसकी आवाज दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है और उस आवाज को सुनते ही लोग दौड़े चले जाते हैं। करीबी ममालिक यानी इटली, फ्रांस, स्पेन और तुर्की के दिमागी अमराज के माहिरीन, बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले डॉक्टर यहाँ पहुंच गए हैं। ब्लैक शैडो ने आपसे दरख्वास्त की है कि अपना मुआयना कराने के लिए मेरे साथ तशरीफ ले चलें। सज्जाद ने सवालिया नजरों से आला बीबी को देखा। मैंने कहा, इसे जाने दो, तुम भी साथ जाओ। जब आला बीबी ने उसके साथ चलने पर रजामंदी जाहिर की तो आने वाले शख्स ने कहा, मादाम, इतनी रात हो चुकी है, अब आप आराम फरमाएं। हम फराज साहब को भी मुआयने के बाद जल्द ही बाहिफाजत यहीं पहुंचा देंगे। अगर मैं चलूं तो क्या एतराज है? एतराज कोई नहीं है। आप तो जानती हैं डॉक्टर तन्हाई में अलग कमरे में मुआयना करती हैं, आप वहां रह नहीं सकती। अगर कमरे के बाहर इंतजार करना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, चलिए। वो सज्जाद के साथ उस शख्स के पीछे चलते हुए बोली, फरहाद, किसी तरह ब्लैक शैडो तक पहुंचना होगा। मैं अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद तक अपने तौर पर इकदामात नहीं करती, फिर टेलीपैथी का सहारा है तो मुझे फिक्र करने की जरूरत भी क्या है? तुम देख चुकी हो कि ब्लैक शैडो के सिलसिले में टेलीपैथी काम नहीं आ रही। कमबख्त जाने कैसा हथकंडा इस्तेमाल कर रहे। वैसे तुम और सज्जाद जहां मेहमान बने हुए हो वहां का मोहल्ले वकू अच्छी तरह बताओ, तुमने आसपास क्या देखा है? मैं यहूदी सीक्रेट एजेंट जिमी फाउंडर को भेजने वाला हूँ। वो आकर अपने तौर पर हंगामे करेगा, तुम और सज्जाद उससे ला ताल्लुक रहना। वो मुझे बताने लगी, जब उसे और सज्जाद को ब्लैक शैडो के सामने उस कोठी में लाया गया तो उसने आसपास क्या देखा था। वह मुझसे बातें करते हुए कोठी के एक दूर उफ्तादा कमरे में पहुंची। वहां उसे रोक दिया गया। सिर्फ सज्जाद को दो नौजवान अंदर ले गए। आला बीबी के लिए एक आरामदेह कुर्सी मंगवाई गई, वो बैठ गई। मैं वहां के हालात मालूम करने के लिए जिमी फाउंडर के पास पहुंच गया। पहले मैंने जिमी को मुखातिब नहीं किया, चुपचाप उसकी सोच पढ़ने लगा। वो मेरे मुतल्लिक जरा शुबे में मुब्तला था। सोच रहा था, मिस्टर फरहाद शायद हमसे बदजन है। अगर जजीरे से बाहर निकल ही गए थे तो मुझे मुतला क्यों नहीं किया, जबकि मुझे इंतजार करने के लिए कहा था। ब्लैक शैडो के चुंगल में फंसने के बाद इतला दे रही है। क्या हम ऐसे हालात में फरहाद पर भरोसा कर सकती हैं? मुझे अपने बड़ों से राब्ता कायम करके उन्हें सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। मैंने कहा, जिमी, तुम अपने मुल्क के वफादार सीक्रेट एजेंट हो, तुम ऐसा सोच सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें ऐसा करने की इजाजत है। वो एकदम से गड़बड़ा गया, जल्दी से बोला, जनाब, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था कि मैं आप पर शुबा कर रहा हूँ। मैं तो आपका खादिम हूँ। तुम जुबान से खाकसारी जाहिर न करो। मैं दिमाग की बातें सुनता हूँ और समझता हूँ। मैं भी तुम्हारे बड़ों से राब्ता कायम करने वाला हूँ। जरा यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो उनसे बात करूंगा। वैसे तुम नोट कर लो, मैं उस कोठी की निशानदेही कर रहा हूँ जहां मुझे और आला बीबी को रखा गया है। इस वक्त मुझे चंद डॉक्टरों के सामने लाया गया है, वो मेरा दिमागी मुआयना करेंगे। ब्लैक शैडो की कोशिश है कि किसी तरह मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाएं। जिमी फाउंडर ने हैरानी से पूछा, क्या उसे आपकी तरफ से अंदेशा नहीं है कि टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल होते ही आप उसे ट्रैप करेंगे? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मेरी टेलीपैथी की लहरें उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकती। फिर उसे किस बात का अंदेशा या खतरा होगा? मैंने जिमी फाउंडर को उसकी कोठी का पता बताया, अच्छी तरह वहां की निशानदेही की। फिर सज्जाद के पास पहुंचकर देखने लगा। वो चंद डॉक्टरों के दरमियान एक बेड पर लेटा हुआ था। वहां 4 डॉक्टर थे। वो अपने अपने तौर पर सज्जाद से सवालात कर रहे थे। मैंने उन डॉक्टरों के दिमागों में झांक कर देखा और मुतमईन हो गया। ब्लैक शैडो ने सज्जाद को उनके दरमियान किसी साजिश के तहत नहीं पहुंचाया था। उसका दिल साफ था। मैं आला बीबी के पास आया। वहां ब्लैक शैडो का मातियत खास करीब ही एक कुर्सी पर बैठा आला बीबी से कह रहा था, मादाम, हमारे पास ब्लैक शैडो का पैगाम है कि आप उनके एक अहम सवाल का जवाब दें। सवाल क्या है? आप चंद दिन पहले फरहाद साहब के साथ इसराइल से एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकली थी। फिर आप जजीरा यूनाइसिस कैसे पहुंच गईं? हालात ने पहुंचा दिया। ये जवाब नहीं है। इस सवाल से कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन ये कि जिस हेलीकॉप्टर में आप वहां तक पहुंची थी वो हेलीकॉप्टर कहाँ गायब हो गया? उसका पायलट और वो मुहाफिज जो आपके साथ थे वो कहाँ नाबूद हो गई? ये इसराइली हुकूमत का मामला है। हमने जवाब दे दिया है और वो हमारी तरफ से मुतमईन है। हम भी मुतमईन होना चाहती हैं। क्या आप ब्लैक शैडो से दोस्ती के नाते उन्हें मुतमईन नहीं करेंगी? आला बीबी ने वही जवाब दिया जो हमने यहूदियों को दिया था, यानी वो हेलीकॉप्टर जजीरा क्रेट में उतरा था। जो मुहाफिज जो उनके साथ थे, आला बीबी को देखकर उनकी नीयत खराब हो गई थी। वो आपस में लड़ पड़े थे और लड़ाई के नतीजे में उन्होंने एक दूसरे को हलाक कर दिया। आला बीबी और सज्जाद वहां से भागकर एक गार के अंदर चले गए। फिर उस गार से होते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां बुर्दा फरोशों के चुंगल में फंस गए।
दूसरी तरफ पायलट ने उन्हें तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर में परवाज की। उन्होंने हेलीकॉप्टर को फिजा में परवाज करते देखा था, फिर वो नजरों से ओझल हो गया। उसके मुतालिक कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ चला गया। अगर वो अपने मुल्क वापस नहीं गया है तो उसे किसी ने यकीनन तबाह कर दिया होगा। मैं आपका जवाब ब्लैक शैडो तक पहुंचा दूंगा। आला बीबी ने सोच के जरिए पूछा, फरहाद, क्या तुम इस शख्स के जरिए ब्लैक शैडो तक नहीं पहुंच सकते? मैं इसके दिमाग को टटोल रहा हूं। ये बराह रास्त ब्लैक शैडो के सामने नहीं जाता है, एक ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू होती है। ये टेलीफोन पर गुफ्तगू करता है या नहीं? इसका दिमाग सिर्फ ट्रांसमीटर के मुतालिक बता रहा है। क्या वाकई सज्जाद का मुआयना हो रहा है? वहां 4 डॉक्टर हैं, वो बहुत तवज्जो से उसका मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले में सज्जाद से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से मुतमईन हूँ। आला बीबी और सज्जाद के सिलसिले में ज्यादा तशवीश नहीं थी। यूं भी जिमी फाउंडर वहां पहुंचने वाला था। जजीरे में जो कुछ हो रहा था वो जिमी फाउंडर और उसके मातहतों की जिम्मेदारियां थी। इसलिए मैं सोनिया के पास पहुंच गया। मैं उससे ऐसे हालात में रुखसत हुआ था जब वो अगवा की जा रही थी। उसने जानबूझकर बेहोशी का मुजाहरा किया था। फिर जब उसने जरूरत महसूस की तो आहिस्ता आहिस्ता यूं आंखें खोल दी जैसे होश में आ रही हो। उसने खुद को एक वीरान और तारीक मंदिर में पाया। सामने ही एक ताक में दिया जल रहा था। वो उठकर बैठ गई। दिए की रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी। इतना पता चल गया कि वो कोई पुराना मंदिर या मंदिर का तहखाना है। वो चारों तरफ देख रही थी। जरा फासले पर तारीकी से एक मर्दाना आवाज उभरी, रसवंती कहाँ है? उसने चौंक कर आवाज की सिमत देखा, कुछ नजर न आया। फिर वही आवाज उभरी, हमें देखना जरूरी नहीं है, हमारे सवाल का जवाब दो, रसवंती कहाँ है? मैं किसी रसवंती को नहीं जानती। जहां से मुझे अगवा किया गया है वहां भी मुझसे यही सवाल किया जा रहा है। वहां फरहाद अली तैमूर ने टेलीपैथी का मुजाहरा किया था और मुझसे सवालात करने वालों को यकीन दिलाया था कि मैं रसवंती को नहीं जानती हूँ, बल्कि मुझे टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया गया है। फरहाद अली तैमूर ने मुझे आलाकार बनाया था और रसवंती नामी औरत के पास पहुंचाया था। मैंने वहां क्या किया और तमाम दिन क्या करती रही, मुझे खुद इसका इल्म नहीं है। जब फरहाद अली तैमूर ने मेरे दिमाग को आजाद छोड़ा तब मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी बातों का जवाब नहीं मिला। चंद लम्हों तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर किसी ने जरा हिचकिचाते हुए कदरे सहमे हुए अंदाज में पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या फरहाद अली तैमूर ने टेलीपैथी का मुजाहरा किया है? मुझे झूठ बोलकर क्या फायदा होगा? अगर फरहाद अली तैमूर को मुझसे हमदर्दी है, उसने मुझे आलाकार बनाया है, तो वो यहाँ भी आकर मेरी बातों की तस्दीक करेगा। सोनिया सर उठाकर मुझे आवाज देने लगी। कभी इधर देखती थी, कभी उधर तारीकी में पुकारती थी, फरहाद, मिस्टर फरहाद, फरहाद अली तैमूर, तुम कहाँ हो? प्लीज मेरे पास आओ। तुमने अपनी टेलीपैथी के जरिए मुझे किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया है? उसकी बात खत्म होते ही अचानक उस शख्स की चीख सुनाई दी जो सोनिया से सवालात कर रहा था। वो चीखता हुआ लड़खड़ाता हुआ दिए की रोशनी में पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से सर को थाम रखा था और तकलीफ से कराहता हुआ कह रहा था, मुझे यकीन आ गया है, मुझे यकीन आ गया है। मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ, प्लीज, रसवंती ने सोनिया से कहा। मैंने इसे सजा दी है। इसकी सोच बता रही है कि इसके अलावा मंदिर के तहखाने की तारीकी में 4 आदमी और छुपे हुए हैं। उन्होंने एहतियातन अपनी जुबानें बंद कर रखी हैं। सोनिया ने कहा, मिस्टर, सीधी तरह खड़े हो जाओ और अपने साथियों को यहाँ बुलाओ। वो सीधी तरह खड़े होकर अपने साथियों को आवाजें देने लगा। उसे जवाब नहीं मिल रहा था। सोनिया ने कहा, यहाँ खड़े क्या चीख रहे हो? उनके पास जाओ और उन्हें लेकर आओ। वो आवाजें देता हुआ दूर कहीं तारीकी में गुम हो गया। रसवंती ने कहा, मैं इसके दिमाग को पढ़कर देखती हूँ, शायद इसके साथी सरगोशी में इससे बातें करें। मैं उनके दिमागों में भी पहुंच जाऊंगी। वो चली गई, लेकिन उसे देर हो गई। उसके तहखाने में पहुंचने से पहले ही उस शख्स की कराह सुनाई दी। वो लड़खड़ाकर तारीकी में गिरने लगा, रास्ता टटोलने लगा। रसवंती ने फौरन सोनिया के पास आकर कहा, वो तो मारा गया, किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया है। जब वो सोनिया को यहाँ लाए थे तो उसे बेहोश समझकर एक बड़े से पत्थर पर लिटा दिया था। वो उस पर बैठी हुई थी, सोच रही थी किस तरह तारीकी से फायदा उठाना चाहिए ताकि उन 4 छुपे हुए दुश्मनों को तलाश कर सके। उसी वक्त एक कागज की गोली उसके करीब आकर गिरी। उसने पत्थर से उतरकर फर्श पर से उस कागज की गोली को उठाया। वो एक कंकर से लिपटी हुई थी। उसने कंकर को मुट्ठी में दबाया, फिर पुर्जे को खोलकर जरा दिए के करीब होकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, खबरदार, इस तहरीर को पढ़ते ही फौरन दिए से दूर हट जाओ। एक लम्हे की भी देर हुई तो हम गोली मार देंगे।
वो इतना ही पढ़ने पाई थी कि ताक के नीचे पथरीली दीवार पर तड़ाक से आवाज आई, जैसे कोई चीज जोर से आकर लगी हो। उसने देखा दीवार का प्लास्टर जरा सा उखड़ गया था। यकीनन फायर किया गया था। वो बच गई थी। दूसरे ही लम्हे वो तेजी से पीछे हटती हुई दिए से दूर चली गई। फिर कहने लगी, तुम लोगों को यह खदशा है कि मैं दिए को बुझा दूंगी और तारीकी में तुम लोगों को तलाश करूंगी। देख लो, मैंने तुम्हारी हदायत के मुताबिक अमल किया है। मैं दिए के करीब नहीं जाऊंगी। ये कहकर उसने फिर उस कागज को पढ़ना शुरू किया। आगे लिखा था, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें ये यकीन हो गया कि उसने टेलीपैथी के जरिए तुम्हें ट्रैप किया था। उससे कहो कि वो हमें रसवंती का पता बताए, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फरहाद की शराफत को हम इस हद तक समझते हैं कि जिसे वो अलाकार बनाता है या जिससे फायदा हासिल करता है उसके काम जरूर आते हैं। वो यकीनन तुम्हारी जान बचाने के लिए हमारी शर्त पूरी करेगा। वो तुम्हें टेलीपैथी के जरिए बता दे कि रसवंती कहाँ है। यही बात तुम हमें जुबान से बताओगी। सोनिया ने तहरीर पढ़ने के बाद तारीकी में जरा दूर तक देखा। उसी वक्त फिर एक खटाक की आवाज सुनाई दी। यकीनन जो भी फायरिंग कर रहा था उसकी रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था, तभी फायरिंग की आवाज नहीं आ रही थी। जहां गोली दीवार से लगती थी वहां सिर्फ आवाज होती थी। इस बार भी एक गोली दीवार से आकर लगी थी और पथरीली दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा टूट कर गिरा था। ये खामोश धमकी थी। फौरन टेलीपैथी के जरिए रसवंती का पता मालूम करो और जवाब दो। सोनिया के एक हाथ में कागज का पुर्जा था और दूसरे हाथ में वो पत्थर था जिस पर कागज लिपटा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हथेली पर उस पत्थर को तोल रही थी। फिर उसने अचानक बैठे हुए पत्थर को दिए की तरफ दे मारा। निशाना सही बैठा, दिया बुझ गया। घुप तारीकी छा गई। ऐसा अक्सर होता है, दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि सोनिया की बरवक्त जहानत क्या गुल खिलाने वाली है, और गुल खिल जाता है। दुश्मन देखते रह जाते हैं। वो पत्थर पर कागज लपेटने वाले सोच भी नहीं सकते थे कि जो पत्थर फेंका जा रहा है उसी से वो फायदा उठाएगी। गहरी तारीकी और गहरे सन्नाटे में ठक ठक की कई आवाजें उभरी। यकीनन कई साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर इस्तेमाल हो रहे थे। फायरिंग की जा रही थी और वो अंधाधुंध फायरिंग थी। सोनिया जहां भी होती किसी न किसी गोली की जद में आ जाती, लेकिन वो वहां कहाँ थी। दिया जलते रहने के दौरान 2 बार फायरिंग हुई थी। 2 बार सोनिया ने सिमतों का अंदाजा किया था। जिस दीवार पर और ताक के नीचे गोलियां आकर लगी थी, यकीनन उनकी मुखालिफ सिमतों से फायरिंग हुई होगी। दिया बुझते ही वो जमीन पर गिरकर उसी तरफ लुढ़कती चली गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक गई। मंदिर के पुख्ता फर्श पर जूतों की हल्की सी चाप सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इधर से उधर हरकत कर रहा हो। और ऐसी ही बात थी। वो हरकत करने वाला अंधेरे में उससे टकरा कर गिर पड़ा। कोई सोनिया से टकरा कर गिरे और दोबारा उठ जाए, ये मुमकिन नहीं था। वो बेचारा उठ ना सका। सोनिया ने गर्दन दबोच ली थी। वो एक हाथ से जिद्दोजहद कर रहा था, दूसरे हाथ से उससे रिवॉल्वर को जमीन पर टटोल रहा था, जो गिरते ही हाथ से छूट गया। यकबारगी वो चीखने और तड़पने लगा। सोनिया उसके दोनों नथनों में 2 उंगलियां डाले यूं जोर लगा रही थी जैसे उसकी नाक को चेहरे पर से उखाड़ देना चाहती हो। एक तो वो सांस लेने के काबिल नहीं रहा था, दूसरे तकलीफ की शिद्दत से चीखने के दौरान मुंह के जरिए भी पूरी तरह सांस नहीं ले पाता था। उसके साथी उसकी मदद को नहीं आ रहे थे। साफ जाहिर था वो टेलीपैथी से खौफजदा थे। उन्होंने अपने एक साथी को इसी तरह चीखते और तड़पते हुए देखा था और उसकी जुबान से एतराफ सुना था कि फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी उसे अजियतों में मुब्तला कर रही है। अब वो डर रहे होंगे कि अपने साथी के करीब जाते ही वो भी टेलीपैथी का शिकार हो जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि कोई उसकी मदद को नहीं आया। सोनिया के सामने एक दुश्मन की भी साथी क्या थी। जरा सी देर में वो ठंडा पड़ गया। सोनिया ने उसे छोड़ दिया। फर्श पर चारों तरफ हाथ पांव टेक कर सिरकते हुए एक हाथ से झाड़ू देने के अंदाज में रिवॉल्वर को तलाश करने लगी। रसवंती ने कहा, बाकी 3 कहीं छुप गई हैं या फरार हो गई हैं, तुम क्या करोगी। रिवॉल्वर उसके हाथ आ गया। उसने कहा, यहां से निकलने का रास्ता तलाश करूंगी। कैसे तलाश करोगी। रोशनी कर नहीं सकती। जैसे ही तुम नजर आओगी वो गोलियां चला देंगे। देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। वो फर्श पर पांव फैलाकर बैठ गई। फिर उसने बुलंद आवाज से कहा, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। ये कहते ही वो फौरन चारों शाने चित हो गई। अगरचे तमाम रिवॉल्वरों पर साइलेंसर लगे हुए थे, सन्नाटे में गोली की ठक ठक सुनाई देती थी। जैसे ही वो चारों शाने चित हुई, उसे अपने कानों के पास से कोई चीज तीर की तरह गुजरती हुई महसूस हुई। इसका मतलब ये था कि फायर करने वाला उसके पीछे ही कहीं था। वो लेटे ही लेटे एक चक्कर खाकर उठी और उसी सिमत फायर कर दिया। अंधेरे में एक फायर से कुछ नहीं होता। उसने मुतवातिर 3 बार फायरिंग की। तीसरी बार किसी की चीख सुनाई दी। वो फौरन लेटकर फर्श पर लुढ़कती हुई फिर उस शख्स के पास पहुंच गई जो उसके हाथों बेहोश हो गया था, जब मर चुका था।
उसने तलाशी ली तो उसकी कमर से गोलियों की पेटी बंधी हुई थी। उसने वो पेटी खोल ली, उसकी जेबों की तलाशी ली। एक सिगरेट लाइटर हाथ में आ गया। वो उसे भी लेकर फर्श पर लुढ़कते हुए दूसरी जगह पहुंच गई। वहां बैठकर फिर उसने चीख कर कहा, यहां से निजात का एक ही रास्ता है, मुझे मार डालो या खुद मर जाओ। ये कहते ही वो फिर लेट गई, इंतजार करने लगी। फायरिंग नहीं हुई, कहीं से हल्की भी आवाज सुनाई नहीं दी। अलबत्ता दूर किसी के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रसवंती ने कहा, अभी तुमने जिस पर गोली चलाई थी, गोली उसकी रान में लगी है। वो तकलीफ से तड़प रहा है, कराह रहा है। मैं उसके दिमाग को पढ़ चुकी हूँ। तुम चाहो तो रेंगते हुए उस आवाज की सिमत चली जाओ, मैं उसे रिवॉल्वर इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। सोनिया करवट बदल कर उल्टी हो गई, फिर हाथों के बल रेंगते हुए घसीटते हुए उसकी तरफ जाने लगी। रसवंती ने कहा, जरा रुक जाओ, उस जख्मी के पास उसका साथी पहुंच गया है, उसे तसल्लियां दे रहा है। उसकी बातों से पता चल रहा है वो दोनों आपस में गहरे दोस्त हैं। वो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने दोस्त को वहां से ले जाने आया है। मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूं? तुम उसकी सोच में ये कहो कि वो तन्हा अपने जख्मी साथी को वहां से घसीट कर या उठाकर नहीं ले जा सकेगा। उसे अपने दूसरे साथी की मदद की जरूरत होगी, लिहाजा उसे भी बुलाए, फिर दोनों उसे उठाकर ले जाएं। रसवंती चली गई। सोनिया वहीं फर्श पर पड़ी उसका इंतजार करने लगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद रसवंती आई। उसने कहा, उसने अपने साथी को बड़ी मुश्किल से राजी किया है। अब वो दोनों रेंगते हुए उस जख्मी की तरफ पहुंच रही हैं। तुमने उन दोनों को सरगोशी में बातें करते सुना होगा। हाँ, अब मैं उन तीनों के दिमागों को अपनी गिरफ्त में ले सकती हूँ। फिर तो मसला हल हो चुका था। रसवंती ने सोनिया के मशवरे के मुताबिक पहले एक के दिमाग में पहुंचकर उसे कहका लगवाया। वो हंसते हुए कहने लगा, मैं फरहाद अली तैमूर हूं और तुम सबको वार्निंग दे रहा हूं, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हथियार फेंक दो। उसकी बात खत्म होते ही दूसरे ने कहका लगाते हुए कहा, हरगिज नहीं, फरहाद अली तैमूर मैं हूं, मैं भी फरहाद की जुबान से बोल रहा हूं। तीसरा जख्मी कराहते हुए कहने लगा, मैं किस तरह कह लगाऊं, किस तरह दावा करूं, हालांकि मैं ही फरहाद अली तैमूर हूं और मैं सबसे पहले अपना हथियार फेंक रहा हूं। रसवंती ने उसे रिवॉल्वर उसी जगह फेंकने पर मजबूर किया जिधर सोनिया अंधेरे में लेटी हुई थी। इसके बाद बाकी दोनों ने भी उसी जगह बारी बारी रिवॉल्वर फेंक दिए। सोनिया ने कहा, शाबाश, अब अपनी जगह से उठो, रोशनी करो। मैं तुम्हारे जख्मी साथी को यहां से ले जाने का तुम्हें मौका दूंगी। तुम इसे फौरी तौर पर किसी अस्पताल ले जाकर इसकी टांग से गोली निकलवा सकोगे, बशर्ते कि मुझे भी यहां से जाने का रास्ता दो। थोड़ी देर बाद रोशनी हो गई। वो दोनों निहत्ते थे और सहमे हुए। सोनिया के दोनों हाथों में रिवॉल्वर थे। वो उनके सामने तनकर खड़ी थी। बाकी दो रिवॉल्वरों को उसने अपनी कमर से बंधी हुई पेटी में उड़स लिया था। उसने कहा, क्या तुम्हारी तंजीम के किसी बॉस ने या मास्क मैन ने ये नहीं समझाया कि फरहाद अली तैमूर का नाम सुनकर हथियार डाल देना ही बेहतर होता है? तुम लोगों ने अपने पहले साथी का अंजाम देखने के बाद भी इबरत हासिल नहीं की। मैं ख्वामखा किसी की जिंदगी से खेलना पसंद नहीं करती, वरना तुम में से कोई जिंदा नजर न आता। चलो, अपने जख्मी साथी को उठाओ और मेरे आगे आगे चलते रहो। वो उसके हुक्म की तामील करने लगे। थोड़ी देर में सोनिया उस खंडरनुमा इमारत से बाहर आ गई। वो मंदिर एक वीराने में था, आसपास कोई आबादी नहीं थी। सामने ही एक वैगन खड़ी थी। रसवंती ने कहा, इनमें से एक आदमी की सोच बता रही है कि उसके पास ट्रांसमीटर है और वो अपने बॉस से राब्ता कायम कर सकता है। तुम यहाँ से जाओगी तो वो ट्रांसमीटर के जरिए अपने आदमी को तुम्हारे पीछे लगा देंगे। सोनिया ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, तुम में से एक के पास ट्रांसमीटर है। मैं इजाजत देती हूँ, मेरे जाने के बाद अपने बॉस से राब्ता कायम करना। उसे ये जरूर बताना कि फरहाद अली तैमूर फिर अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ वापस आ गया है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी अपनी तंजीम के बिलों में घुसे रहो, बाहर निकलोगे तो सर को चल दिया जाएगा। वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठ के उसने कहा, ट्रांसमीटर के जरिए अपने जख्मी साथी की मदद के लिए कोई दूसरी गाड़ी बुलवा लो। उसने एक झटके से दरवाजे को बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की, फिर ड्राइव करते हुए जेम्स मैकले के खुफिया अड्डे की तरफ जाने लगी। उसने कहा, रसवंती थोड़ी देर तक इन कमबख्तों के पास रहो, वो ट्रांसमीटर के जरिए जो गुफ्तगू करें मुझे बताती रहो। 1 मिनट के बाद ही रसवंती ने आकर कहा, वो दूसरी गाड़ी मंगवा रही हैं और अपने बॉस को फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी के मुतालिक बता रही हैं। मैं अब उनके बॉस के दिमाग में भी पहुंच सकती हूँ। बॉस के लबो लहजे को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, अभी उसके पास जाने की जरूरत नहीं। फौरन सबाता के पास पहुंचो, देखो वो किस हाल में है। रसवंती सबाता के पास पहुंची। मैं उसी वक्त सोनिया के दिमाग में आया जब मैंने उसके दिमाग से तमाम मालूमात हासिल की और ये इत्मीनान हो गया कि वो जेम्स मैकले के खुफिया अड्डे की तरफ जा रही है, तो मैं भी सबाता के पास पहुंच गया। हमारी गैर मौजूदगी में सबाता पर जो गुजरी खूब गुजरी। सुपर मास्टर के आदमी जो उसे पकड़ कर ले गए थे, ये जानते थे कि किसी न किसी तरह
फरहाद से सबाता का ताल्लुक है, लिहाजा वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। सुपर मास्टर की तरफ से सख्त ताकीद की गई थी कि सहूलत से रसवंती का पता उगलवाया जाए। वो उसे एक कार में ले आए थे, वहां उसे तरह तरह की धमकियां दी थी और वो मुस्कुराती रही थी। इस बात पर एक शख्स को ताव आ गया। उसने आगे बढ़कर उसे सजा देने के लिए उसकी पिटाई करना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बेचारा खुद बुरी तरह पिट गया। उसके दूसरे साथियों ने उसे बचाना चाहा तो उनकी भी शामत आ गई। यह हकीकत तो हमेशा ऑन रिकॉर्ड रही है कि फरहाद की एक साथी अपने मुकाबिल 2-4 दुश्मनों को तिगनी का नाच नचा देती है। उन्होंने मजबूर होकर उसे रिवॉल्वरों की जद में रख लिया, सख्ती से धमकी दी। अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आई तो गोली मार दी जाएगी। सबाता को मजबूरन चुप रहना पड़ा और उन्होंने उसे एक कुर्सी से जकड़ दिया। इस अरसे में सिर्फ एक शख्स सबाता को मुखातिब करता रहा और रसवंती के मुतल्लिक पूछता रहा। यह खबर अब फैलती जा रही थी कि फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ गई हैं। उसने पहले भारतीय फौज के अफसरान को, फिर इसराइली सफारत खाने के लोगों को ख्यालख्वानी के जरिए मुखातिब किया। उन्हें धमकियां दी थी और टेलीपैथी के तमाशे दिखाकर अपनी ख्यालख्वानी की तस्दीक की थी। सबाता ने कहा, अगर तुम सब अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे आज़ाद कर दो, वरना टेलीपैथी के जंजीरों में जकड़े जाने के बाद तुम लोगों को रिहाई मौत की सूरत में ही मिलेगी। उस शख्स ने फिर सवाल किया, तुम रसवंती का पता बता दो या फिर फरहाद से कहो वो हमसे राब्ता कायम करें। हम उनके काम आना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि रसवंती किसी दूसरी तंजीम के हत्थे चढ़ जाए या यहूदी उसे अपने मुल्क ले जाएं। ज्यादा तवक्को इस बात की है कि भारतीय सरकार उसे यहाँ से निकलने नहीं देगी। हम उसे निकाल कर ले जाएंगे। हम फरहाद साहब के काम आना चाहती हैं, रसवंती साहिबा की मदद करना चाहती हैं। उन्हें उनके बेटे पारस के साथ बाहिफाजत नेपाल और हिंदुस्तान की सरहद से पार ले जाना चाहती हैं। सबाता ने कहा, तुम सब बकवास कर रही हो। मैं रसवंती के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती। अलबत्ता फरहाद ने भारतीय फौज के अफसरान को मेरे आगे बेबस कर दिया था। अगर वो मौजूद नहीं है तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा और उसके बाद तुम लोगों का जो हशर होगा वो अनकरीब सामने ही आने वाला है। उस शख्स ने झुंझला कर कहा, यह सीधी तरह नहीं मानेगी। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी आवाज सुना रहा हूं। अगर फरहाद साहब होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुझे मार डालेंगे। मैं मौत से नहीं डरता, इसीलिए सुपर मास्टर ने मेरा इंतखाब किया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इसके दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उस ऊंची चट्टान से लटका दो और नीचे टब में खोलता हुआ पानी रखो। उस खोलते हुए पानी में इसके पांव पिंडलियों तक डूबे रहे। पानी के टब के नीचे आग रोशन रहेगी, जिससे पानी का दर्जा हरारत बढ़ता रहेगा। हम देखेंगे इसकी कुव्वत बर्दाश्त कितनी है। वैसे जितनी भी हो, पहले इसके पैरों की खाल निकलेगी, फिर उस गर्म खोलते हुए पानी में गोश्त गलेगा, फिर हड्डियां भी गलने लगेंगी। उसके साथियों ने उसके हुक्म की फौरी तामील नहीं की। उनमें से एक ट्रांसमीटर लेकर गार से बाहर चला गया। नेपाल में उनका जो मास्टर था उससे राब्ता कायम करने गया होगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। फिर उसने एक इशारे से अपने साथियों को बताया कि जो सजा सबाता के लिए तजवीज की गई है उस पर अमल किया जाए। उसके दोनों हाथों को बांधकर चट्टान की बुलंदी से लटकाने के लिए जरूरी था कि पहले उसे कुर्सी से आजाद किया जाता। उन्होंने यही किया। जब वो कुर्सी से आजाद की गई तो बराए नाम रस्सियों से बंधी हुई थी। उन्हें यकीन था कि वो रिवॉल्वरों की जद में रहकर कोई हरकत नहीं कर सकेगी, लेकिन उनकी खुशफहमी दूसरे ही लम्हे पछतावे में बदल गई। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दिए जाएं तब भी वो जीदारी से लड़ती हैं और अपने सामने आने वालों के छक्के छुड़ा देती हैं। सबाता ने तो बचपन ही से मारपीट की तरबियत हासिल की थी। उसे कुर्सी से आजाद करने वालों ने पहले तो उसके दोनों हाथ एहतियातन बांध दिए थे, फिर उसे रस्सी से आजाद किया था। यही ख्याल था कि हाथ बंधे होंगे तो वो बेबस रहेगी, लेकिन उसने आजाद होते ही अपने सामने वाले शख्स के मुंह पर बंधे हुए हाथों की एक शदीद जरब लगाई। वो यकबारगी लड़खड़ाता हुआ पीछे खड़े हुए दो साथियों की तरफ झुका। उन्होंने उसे संभाला। तीसरे साथी पर कुर्सी आकर गिरी। चौथे ने सबाता के कदमों की तरफ फायर किया ताकि वो सहम कर एक जगह खड़ी हो जाए, लेकिन फायरिंग के साथ ही वो फिजा में उछली और उसकी एक फ्लाइंग किक फायर करने वाले के सीने पर पड़ी। वैसे एक रिवॉल्वर वाले के सीने पर लात पड़ी थी। दूसरे रिवॉल्वर वाले फायर कर सकते थे, लेकिन सबाता किस लम्हे किस जगह होती है ये अंदाजा करना दुश्वार था। वो बिजली की तरह लपक रही थी। ख्याल था कि फ्लाइंग किक मारते ही फिजा में कलाबाजी नहीं खा सकेगी, जमीन पर गिर पड़ेगी, लेकिन वो सबाता को नहीं जानते थे। उन्होंने उसे तेज रफ्तार घोड़े की पीठ पर कलाबाजियां खाते और तरह तरह के करतब दिखाते हुए नहीं देखा था। अगर देख लेते तो उनके होश उड़ जाते। अब भी होश ही उड़ रहे थे। एक शख्स के हाथ से रिवॉल्वर उड़कर फिजा में गया, फिर नीचे आने से पहले ही सबाता के बंधे हुए हाथों में पहुंच गया। तड़ 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 की अंधाधुंध फायरिंग हुई।
उसने भी जानबूझकर कदमों की तरफ फायरिंग की थी ताकि वो सब दहशतज़दा होकर मुंतशिर हो जाएं या पनाह लेने के लिए मुख्तलिफ चट्टानों की तरफ भाग जाएं। जंग के दौरान लड़ने वाले का जहन जितना हाजिर होता है उतना ही फतह करीब होती जाती है। सबाता ने जो सोचा था, जैसी प्लानिंग से उसने फायरिंग की थी, वैसा ही हुआ। सब इधर उधर भागते हुए मुख्तलिफ चट्टानों की तरफ गई। वो जवाबी फायरिंग करके उसे जख्मी कर सकते थे, लेकिन सुपर मास्टर की तरफ से ताकीद की गई थी कि उसे नुकसान न पहुंचाया जाए, अलबत्ता मजबूरी की हालत में किसी हद तक जख्मी किया जाए ताकि वो जद्दोजहद के काबिल न रहे। यूं वो उसे जख्मी कर सकते थे, लेकिन सबाता ने इसका मौका नहीं दिया। अचानक उसके हाथ में रिवॉल्वर आया और आते ही फायरिंग हुई तो सब बौखला गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़की गजब की फुर्तीली होगी। नतीजा वही हुआ। सब मुख्तलिफ सिमतों में भागते हुए मुख्तलिफ चट्टानों के पीछे जाकर पनाह लेने लगे। उस वक्त तक वो भी एक चट्टान के पीछे पहुंच चुकी थी। उसने चट्टान के पीछे का जायजा लिया। जो लोग जिद्दोजहद करते रहते हैं, तकदीर भी उनका साथ देती है। चट्टान के पीछे गार की एक और शाख दूसरी तरफ चली गई थी। यकीनन वो गार सिर्फ एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं गया था, बल्कि इसके दौरान कई शाखें निकली थी। एक शाख सबाता के पीछे थी, जिसमें से गुजरकर वो कहीं दूसरी जगह निकल सकती थी। या ऐसा भी हो सकता था कि दुश्मन गार की मुख्तलिफ शाखों से गुजरते हुए उसके पीछे पहुंच जाते, इसलिए वो पहले ही वहां से हटकर उधर जाने लगी। एक गार के दाएं बाएं देखने लगी कि रास्ता कहाँ कहाँ गया है। एक जगह उसे दो तरफा चट्टानें नजर आईं। अगर वो उनके दरमियान महाज बना लेती तो दूसरों को नजर न आती, छुपकर फायरिंग कर सकती थी। लेकिन उसके रिवॉल्वर में 2 गोलियां रह गई थी। रिवॉल्वर हाथ लगते उसने तड़ातड़ 4 बार फायरिंग की थी। अब इन 2 गोलियों को बड़ी एहतियात से खर्च करना था। वो उन चट्टानों के दरमियान पहुंचकर बैठ गई। चट्टान के एक सिरे पर रस्सियों को रगड़ने लगी ताकि रगड़ खाकर रस्सियां कट जाएं या कमजोर पड़ जाएं तो हाथ खुल जाएं। दुश्मनों के साथ एक मजबूरी ये थी कि उसे खुलकर ललकार नहीं सकते थे। टेलीपैथी का खौफ समाया हुआ था। सिर्फ एक शख्स जो बोल रहा था वही ललकार कर कहने लगा, तुम जहां भी हो हमारे सामने चली आओ। ये ख्याल दिल से निकाल दो कि इस गार से निकल सकोगी। हम तुम्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। खुद हथियार डाल दोगी तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह रस्सियों को काटने में मसरूफ थी। उसने अपनी जगह से चीख कर कहा, तुम इतने गधे हो तो तुम्हारा सुपर मास्टर कैसा जबरदस्त गधा होगा। इतनी अकल नहीं है कि फायरिंग की आवाज दूर तक जारी होगी। मैं तुम्हारे हाथों अगवा होने के दौरान बेहोश नहीं थी। मैंने तुम सबकी बातें सुनी थी। तुम्हारे आदमी जो गाड़ी वापस लेकर गए हैं वो पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखवाने वाले हैं कि मुझे अगवा करके कीर्तिपुर ले जाया गया है, लेकिन फायरिंग की आवाज पुलिस वालों को इधर मुतवज्जा करेगी। मेरी बात तुम लोगों की खोपड़ी में आ रही है या नहीं? इन बातों के दौरान उसने रस्सियां काट ली। उसके हाथ आजाद हो गए। दुश्मन ने चीख कर कहा, सबाता, हमने तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियों का हिसाब रखा है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 गोलियां हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। हम तुम्हें फिर समझाते हैं। सबाता ने उसकी बात काट कर कहा, मुझे क्या समझाओगे? मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ फायरिंग की आवाज गूंजती रहे। तुम लोगों की बातों से यह भी मालूम हुआ कि भगतपुर इन पहाड़ियों से सिर्फ 2 मील के फासले पर है। पहाड़ियों में और खुसूसन गार के अंदर फायरिंग की आवाज दूर तक जाती है। भगतपुर के अमन पसंद बाशिंदों ने यह आवाज सुनी होगी। वो खौफ से इधर नहीं आएंगे, लेकिन पुलिस वाले जरूर आएंगे। तुम बकवास करती हो। अभी हम तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और अभी मैं तुम्हें मुसलसल फायरिंग पर मजबूर करूंगी। वो 2 चट्टानों के दरमियान से मोहतात अंदाज में निकली। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर था, दूसरे हाथ में कटी हुई रस्सियों का एक हल्का सा बना हुआ था। वह फिर पहली चट्टान के पास आई। उसे मालूम था कि किन चट्टानों के पीछे उसके दुश्मन छुपे हुए हैं। उसने एक चट्टान के पीछे रस्सी के हल्के को फेंक दिया। हर महाज पर यह धड़का लगा रहता है कि कहीं दुश्मन किसी दूसरी तरफ से ना आ जाए। वो रस्सी का हल्का आया तो जैसे सबाता आ गई, बेख्तियार फायरिंग हुई। एक तरफ से फायरिंग हुई तो जवाबन दूसरी चट्टानों के पीछे से भी फायरिंग हुई। ये महज गलत फहमी की बिना पर हुआ। एक ही फायरिंग से दूसरों की समझ में यही आया कि वो फायरिंग सबाता की तरफ से हो रही है। इसलिए बेयक वक्त कितनी ही गोलियां चलने की आवाज गार में गूंजती रही। जब यह आवाज कम हुई तो सबाता का कहका सुनाई दिया, मैं कह चुकी थी कि बेख्तियार फायरिंग पर मजबूर करूंगी। मैं ऐसे तमाशे और दिखा सकती हूँ, मगर अफसोस कि इसका मौका नहीं मिलेगा। सुनो, कान लगाकर सुनो। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दे रहा है। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सब कान लगाकर सुन रहे थे। दूर, बहुत दूर से सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। वाकई पुलिस की गाड़ी आ रही थी। फिर तो जैसे भगदड़ मच गई। वो सब चट्टानों के पीछे से छुपते हुए, जमीन पर रेंगते हुए, सबाता की नजरों से बचते हुए वहां से जाने लगे। सायरन की आवाज तेज होती जा रही थी, करीब आती जा रही थी। फिर गार के धाने के करीब से आवाज सुनाई दी। कोई पुलिस का आदमी लाउड स्पीकर के जरिए कह रहा था, अंदर जो लोग हैं वो हथियार फेंक कर
और दोनों हाथ उठाकर बाहर आ जाएं, वरना आंसू गैस के शेल फेंके जाएंगे। हम यहाँ के गारों के मुतल्लिक अच्छी तरह जानते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। लाउड स्पीकर के जरिए बार बार वार्निंग दी जा रही थी, बाहर आने के लिए कहा जा रहा था। और ये बात दुरुस्त थी कि उस गार से बाहर निकलने का वही एक रास्ता था। सबाता को अगवा करने वाले हथियार फेंककर और दोनों हाथ उठाकर उस गार से बाहर निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने फिर लाउड स्पीकर पर कहा, लड़की तुम जहां भी हो बेखौफो खतर बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें अगवा करने वालों को हिरासत में ले लिया है। सबाता ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज से कहा, अगर पांचों को हिरासत में लिया गया है तो मैं इत्मीनान से बाहर आ जाऊंगी। उसे यकीन दिलाया गया कि पांचों गिरफ्तार कर ली गई हैं। इसके बाद वो रिवॉल्वर फेंककर गार से बाहर आ गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, अंदर कोई है? सबाता ने इनकार में सर हिलाकर कहा, एक गैस लाइट, एक कुर्सी और पानी का एक खाली टब है। ये मुझे कुर्सी पर बिठाकर बांध चुके थे और धमकी दे रहे थे कि उस टब में पानी भरकर नीचे आग लगाई जाएगी और मुझे उस पानी में खड़ा कर दिया जाएगा। फिर वो पानी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा मेरे पांव की खाल उतरती जाएगी, गोश्त गलता जाएगा। इंस्पेक्टर ने उन पांचों को घूर कर देखा और कहा, इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सबाता ने कहा, ताज्जुब है कि आपको नहीं मालूम कि इनसे पहले मुझे भारतीय फौज के जवान अपने साथ ले गए थे, उसके बाद ये ले आए। अगर आप मुझे बाहिफाजत पुलिस स्टेशन तक नहीं ले जाएंगे तो जाने कितने दुश्मन मेरी ताक में लगे हुए हैं, वो मुझे ले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, आखिर तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? दुश्मन मेरे नहीं, मेरे बच्चे की है। यहाँ कुमारी कन्या का जुलूस निकला हुआ था, उस भीड़ में किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी, लेकिन दुश्मनों ने मुझे मौका नहीं दिया। कभी कोई मुझे पकड़ता है, कभी कोई। मैं अब तक अपने बच्चे को तलाश न कर सकी, ना ही रिपोर्ट लिखवा सकी। इंस्पेक्टर ने उसे गाड़ी में बिठाया, बाकी पांचों को उनकी गाड़ी में बिठाया गया। मुसल्ला पुलिस वाले उनके साथ बैठ गए और वो सब पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त मैं और रसवंती सबाता के दिमाग में पहुंचे, उस वक्त वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गई थी। उससे पहले ही भारतीय फौज के 2 बड़े अफसर वहां आ गए थे। वो दावा कर रहे थे कि सबाता को उनकी तहवील में दिया जाए।